चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं ज़रा। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एक लिंक मैंने डेफिनेटली ग्रुप पे भी शेयर किया था, जिसके अंदर जो है वो आपने फाइनल अकाउंट की जो पास्ट पेपर्स हैं, यानी कि अब रिसेंटली ACCA ने करा ये है कि पहले करता ही था कि ACCA के जो पास्ट पेपर्स होता था वो PDF की फॉर्मेट के ऊपर वेबसाइट पर अपलोड करता था। अब रिसेंट 2 अटेम्प्ट्स उसने ऐसा किया, यानी कि जून और दिसंबर जो 2022 के अटेम्प्ट आपके पास गई है, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स, उन 2 अटेम्प्ट से उसने ACCA के जो पास्ट पेपर्स है वो PDF पे अपलोड करना बंद कर दिए और वो इसी तरीके से प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर पास्ट पे अपलोड करते हैं। इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड थिंग। रीजन बीइंग क्योंकि आपके पास क्वेश्चन है और वहीं पे आप उसका सॉल्व करें, यानी कि बिल्कुल एग्जाम सिमुलेटेड सिचुएशन या एनवायरनमेंट आपके पास यहाँ पर है और आपके पास वही एक्सेल है जो पेपर के अंदर आपके पास आएगा। सर जो नॉर्मल एक्सेल या ये वाला एक्सेल अगर हम देखें दोनों में क्या बहुत मेजर डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस तो मैं नहीं कहूँगा, बस ये कि कुछ मॉडिफिकेशन जरूर है इसके अंदर। लाइक इसके अंदर शॉर्टकट कीज आपके पास ज़्यादातर काम नहीं करेंगी। नंबर 2 और एक ब्लेसिंग भी है वो ये कि यहाँ पर एक्स्ट्रा रिबन्स या एक्स्ट्रा टैब्स आपके पास गिवन नहीं है। क्या मतलब? जैसे अगर आप नॉर्मली एक्सेल देखें तो उसके अंदर बहुत सारे रिबन्स होते हैं, बहुत सारे टैब्स होते हैं, जिसके अंदर होम है, इंसर्ट है, फिर ड्रॉ, डिफरेंट होते हैं। वो सारे आपके काम की नहीं है। पेपर के अंदर आपने नक्श निगारी तो करनी नहीं है, शेप्स तो आपने बनानी नहीं है। हाँ, अनलेस कि अगर आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका हो। 2 है ना, मैं पॉजिटिव साइड पे ले रहा हूँ। आपके पास आधा पौना घंटा पड़ा हुआ, आपने क्या करें, फिर आपने शेप्स बनाना शुरू कर दिए, एरो, वो अलग चीज़ है। अदरवाइज ACCA के एग्जाम के अंदर नॉर्मली इतना टाइम बचता नहीं है, तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट टैब्स, रेलिवेंट रिबन्स आपके पास बिल्कुल फेस पे गिवन है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। यानी कि होम में जाके आप ढूंढ रहे हैं कि बोल्ड का है, इटैलिक का है, ये सारी चीजें आपके पास बिल्कुल फ्रंट के ऊपर गिवन है कि जो रेलिवेंट या इंपॉर्टेंट टैब्स हैं तो वो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है। खैर, क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास आएगा और ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न्स थे। क्या कंसर्न्स थे? कि सर फाइनल अकाउंट में टाइम ज़्यादा लग रहा है, कंसोलिडेशन में टाइम ज़्यादा लग रहा है, हम किस तरीके से कोप अप करें, और जब भी हम कोई नया क्वेश्चन करते हैं देयर इज समथिंग न्यू, कोई ना कोई ऐसी नई एडजस्टमेंट आती है और हम नहीं कर पाते। ठीक है, ये होगा, मैंने पहले ही कहा था। देखिए, मैं पहले डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि अगर हर क्वेश्चन आप 100% अटेम्प्ट कर लें तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस है। कौन से क्वेश्चंस हैं ये? किट के अंदर जो क्वेश्चंस गिवन है, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ये सब पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है। कुछ मैनुअल, यानी कि जब पेपर मैनुअल हुआ करते थे, कुछ आपके पास यहाँ पर 2017 ऑनवर्ड्स, यानी कि जब कंप्यूटराइज हो गए थे, तो डिफरेंट पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। और याद रखिएगा, ये ACCA प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। जो बार बार ये बात मैं समझा रहा हूँ कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटर बोर्ड वाली स्ट्रेटेजी ऑप्ट करें। कि इंटर बोर्ड के अंदर तो आपने देखा कि आपके पास जो पिछले साल का पेपर था वही छाप दिया, वैल्यूज चेंज कर दी। यही तरह उसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर, अकाउंटिंग देख लें, मैंने तो यही पढ़ा है इसके अंदर। अल्लाह का शुक्र है 20 साल हो गए, कोर्स चेंज नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का करम है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, वरना मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। तो कभी भी चेंज नहीं हुआ उसके अंदर। इवन पेपर पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, लेकिन मोर और लेस 70 to 75% पास्ट पेपर से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। अगर मैं बात करूं इंटर OAL लेवल्स की, तो नॉर्मली पास्ट पेपर की बेसिस के ऊपर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेते थे। बट ये प्रोफेशनल एग्जाम है। प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर डेफिनेटली अब एग्जामिनर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर पेपर ले रहा है तो वो पिछले साल के पेपर को एज इट इज कॉपी पेस्ट करेगा या वैल्यूज चेंज करेगा, नाम चेंज करेगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप कोई नया क्वेश्चन करेंगे, चाहे फाइनल अकाउंट का हो, कंसोलिडेशन का हो, डेफिनेटली यू विल फेस समथिंग न्यू। कोई ना कोई नई एडजस्टमेंट आएगी। सर ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ये लर्निंग दे रहा है। देखिए, हर क्वेश्चन का अपना लर्निंग आउटकम बनाए कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर एक इंटेंजिबल की एडजस्टमेंट है, अब मैं किस तरीके से उसको अकाउंट फॉर करूं। अब वो जैसे ही आपने इंटेंजिबल की, देखिए मेरे एक स्टेटमेंट मैंने पहले भी शायद कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इवन इन एग्जाम्स। अभी मैं फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कर रहा हूं, रिसेंट आपके पास 2022 का क्वेश्चन है ये। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको 100% आता हो। क्या कहा मैंने? कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ये कहें कि मुझे 100% आता है, कभी भी नहीं होगा। ऐसे पेपर में भी नहीं होगा। प्लीज मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा इस चीज के लिए। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट भी याद रखिएगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी नहीं होगा कि आपको कुछ ना आता हो। आप बोलेंगे अरे ये हुआ क्या मेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। हाँ, देयर इज ऑलवेज अ मिक्स एंड मैच, और मिक्स एंड मैच भी ऐसा होगा कि 75% आपका आता होगा, हो सकता है कि 15-20% का शायद कोई एरिया हो जो आपको थोड़ा सा ट्रबल कर जाए, और करेगा थोड़ा सा। क्योंकि देखिए, एग्जामिनर अगर ना करे इस तरह की एडजस्टमेंट तो हर बंदा 100 out of 100 स्कोर कर रहा हो या 99 कर रहा हो, ऐसा केस में भी। लेकिन ये कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सब पूरी दुनिया के अंदर स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स पेपर दे रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो टॉप स्कोरर होते हैं? 1 या 2।
तो उसका मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखें तो पता ही चला कि ठीक है एग्जामिनर आपको टेस्ट कर रहा है, इट मींस कि कुछ ना कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स होंगी जो कि एग्जामिनर जिसमें आपको थोड़ा सा डिच करेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा. दिस विल हैपन एंड यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस वन. आपने उस चीज को अपने ऊपर पूरा जो है ना समझने के फोकस रखना है और अपने ऊपर एक बिलीव रखना है कि जो आपने क्वेश्चन आपके पास आए वो डेफिनेटली आप 80% अटेम्प्ट कर सकते हैं. अभी मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रीड करूंगा, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि जो भी इसकी एडजस्टमेंट्स हैं वो हम देखेंगे इसके अंदर. ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि यार ये एडजस्टमेंट समझ में नहीं आ रही. कोई ना कोई एक एडजस्टमेंट लाजमी होगी जो आपको शायद तंग करे. मैं मना नहीं कर रहा, इसलिए मैंने दो स्टेटमेंट कही कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो 100% आता हो, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा भी नहीं होगा जो आपको बिल्कुल भी ना आता हो. तो उस चीज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहेगा. और जब भी आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं किट का या पास्ट पेपर का और कोई नई एडजस्टमेंट आती है तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही, वो आपके लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है. क्या मतलब? इंटेंजिबल की आपने एडजस्टमेंट कर ली, नोट डाउन कर लें कि अगर इंटेंजिबल की एडजस्टमेंट आएगी तो उसकी ये ट्रीटमेंट करनी है. इसी तरीके से प्रोविजन, कुछ स्टूडेंट्स लेकर आते हैं कि प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट की एडजस्टमेंट आ रही है. सर अब क्या करें? सर प्रोविजन क्या करता है? प्रोविजन एज अ लायबिलिटी और वो नेट एसेट्स की वैल्यू को कम करता है. तो वो आपको पता चलेगा कि प्रोविजन की मुझे ट्रीटमेंट क्या करनी है कि मुझे अपने नेट एसेट्स को कम करना पड़ेगा. अब ये नई एडजस्टमेंट आपने सीख ली, उसको आपने नोट डाउन कर लिया. ये क्या है सर? ये हर क्वेश्चन के अंदर एक लर्निंग आपको आउटकम मिल रहा है, उसको अपने पास नोट डाउन करते चले जाएं. अगर आप 20 पेपर्स करेंगे तो 20 नई एडजस्टमेंट्स आपके पास आएंगी. एडजस्टमेंट्स नहीं कहूंगा, नए तरीके आपके पास आएंगे कि ये चीजें भी आपके पास पॉसिबल हैं. तो वो सारी चीजें अपने पास नोट डाउन कर लें. मेक श्योर करें कि अगर एग्जामिनर इन तमाम एडजस्टमेंट में से कोई एडजस्टमेंट पूछ लेता है तो आप वहां पर गलती ना करें. दैट इज द अल्टीमेट टारगेट. ये आपका एक अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए. तो इट मींस नई एडजस्टमेंट आती है, कोई इशू नहीं है, वो आएंगी इसके अंदर. इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है, प्रिपरेशन आपकी है तभी तो आप वो 70% क्वेश्चन कर पा रहे हैं. जो 20% नहीं किया वो एक आपके एग्जामिनर की नई टेस्टिंग है, तो आप उसको अपने पास ऑब्जर्व कर लें. सर आपने क्लास में क्यों नहीं कराया? अब आप खुद सोचें कि अगर हर पेपर के अंदर 20 एडजस्टमेंट यानी कि हर पेपर के अंदर एक या दो नई एडजस्टमेंट आ रही है, एक एडजस्टमेंट भी लगाएं, इसका मतलब 20 पेपर के अंदर कितनी एडजस्टमेंट हो गई? 20. सर अगर मैं हर एडजस्टमेंट में एक क्लास लगाऊं तो 20 क्लासेस तो सिर्फ 20 एडजस्टमेंट की हो गई. और बाकी जो बेसिक्स की हमने तकरीबन 10-12 क्लासेस ली हो तो पता चला पूरे F7 के अंदर सिर्फ हम कंसोलिडेशन ही पढ़ रहे होते. क्लास की लिमिटेशंस हैं. सर ये जो चीजें आप अब कर रहे हैं ना, जो एडिशनल एडजस्टमेंट्स आपके पास आ रही हैं, ये आप जब नोट डाउन करेंगे ये आपकी अपनी एक लर्निंग है. ये आप हमेशा आपके साथ रहेगा, ये पेपर तक आपके साथ जाएगा. इसके अंदर नो डाउट हम क्लास के अंदर, लेकिन क्लास के अंदर डेफिनेटली इन्हीं एडजस्टमेंट्स के ऊपर अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम लगा रहे होते या हर एडजस्टमेंट के ऊपर अगर हम टाइम लगाते तो डेफिनेटली हमारे लिए फिर चीजों को कोप अप करना या बाकी चीजों को वाइंड अप करना बहुत मुश्किल है. तो ये अब आपकी लर्निंग है, इसीलिए तो प्रैक्टिस देंगे. अगर कोई नई चीज नहीं होती तो प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं थी. फिर 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत क्या थी? एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते. तो मल्टीपल या 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए कहां इसीलिए जाता है कि आप मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर क्वेश्चंस को जज कर लें कि किस किस तरीके से एग्जामिनर चीजें पूछ सकता है. क्या ये बात समझ में आ रही है? तो उस चीज को प्लीज अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखिएगा. खैर ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन है. एंड नाउ ऑनवर्ड्स अब मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो अब टाइम पीरियड बचा है, अब आप ने किट के जो क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, वैलेंट को बहुत बात है. अब अपना एरिया जो ये अपना जो प्रैक्टिस का एरिया है वो उस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे भी लगाएं. यानी कि इस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, नो डाउट कोई आपके पास रॉकेट साइंस नहीं है, वही सारी चीजें, लेकिन जब एक एग्जाम सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर के ऊपर जब आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक आपकी मोटिवेशन अलग होगी और पेपर के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग से बिल्डअप होगा. चलिए आइए जरा इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है. दिस सिनेरियो रिलेट्स टू 2 रिक्वायरमेंट्स. 2 रिक्वायरमेंट है. लेफ्ट पेन के ऊपर हमेशा आपके पास क्वेश्चन होगा और राइट पेन की जो अपर साइड है उस पर आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी और नीचे जो लोअर पेन है यानी कि जो लोअर एरिया है उस पर आपके पास एक्सेल की या स्प्रेडशीट की एक फाइल बाय डिफॉल्ट ओपन होगी. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेते हैं. मैंने हैंडआउट की फॉर्म में भी दे दिया है, स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा है. आपके पास प्रिंट कंपनी का क्वेश्चन है. इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. नोट डाउन कीजिएगा, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यानी कि प्रोडक्शन कंपनी है, ये प्रोडक्शन कर रही है. एंड हैज द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस एट 30 जून 2002. और ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल 29,600. अदर कंपोनेंट्स आपके पास गिवन है, दैट इज द शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, प्लांट एंड मशीन कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लैंड, बैंक लोन. ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है. ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मस्ताना नजर आ रहा है, कोई इश्यू तो नहीं है? हाँ अब एक्सेल पे जो करूंगा वो नजर आएगा, ये बोल रहा हूँ. अच्छा तो ये आपके पास यहाँ पर क्या है, ये एडमिन एक्सपेंस, ये पूरा ट्रायल बैलेंस यहाँ पर गिवन है. खैर अब आते जरा एडजस्टमेंट्स के ऊपर. जब भी क्वेश्चन आपके पास आए या सेक्शन सी की तरफ मूव ऑन करें, देखिए 2 पॉसिबिलिटीज होंगी. या तो आपके पास एक
अच्छा स्पैन ऑफ टाइम होगा या एक लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस वन। देखिए एक बात याद रखिएगा, पेपर का जो आपकी टाइम मैनेजमेंट जो होगी वो डिपेंड करती है सेक्शन ए और बी के ऊपर। द सूनर यू विल कंप्लीट सेक्शन ए और बी द मोर यू विल हैव टाइम फॉर सेक्शन सी। मतलब एक लॉजिकल सी बात है, एक कॉमन सेंस है। कोशिश ये करनी है आपने कि सेक्शन ए और बी को आपने 1 आवर या 1 घंटे 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर आपने कोशिश करना है इसको कंप्लीट कर दें। सर क्या ये अचीवेबल या डुएबल है? बिल्कुल है सर, लेकिन अगर टाइम ज्यादा लग गया घबराना नहीं है। देखिए सही कह रहा ना भाई भी, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए ए और बी वो एरिया जो आपको पास करवाएगा, मार्क माय वर्ड्स, और ये मैं नहीं कह रहा, ये एग्जामिनर कहता है कि ये ए और बी, सेक्शन ए और बी वो एरिया है जो आपको पास करवाता है। पास करवाने का मतलब ये है कि आउट ऑफ 60 इफ यू विल बी स्कोरिंग 40 to 45 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स का आपको लेवरेज दे रहा हूं, 20 मार्क्स आप लूज कर सकते हैं उसके अंदर एंड यू कैन इजीली, डेफिनेटली यू कैन इजीली सिक्योर 40 मार्क्स। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जितने भी किट के क्वेश्चंस किए, ओटी केसेस किए या नॉर्मल एमसीक्यूज किए, अगर आप उसके अंदर अपने करेक्शंस या अपनी एरर्स को अगर आप देखें तो आपका तकरीबन 70-80% करेक्टेड एरिया आ रहा होता है। यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 एमसीक्यूज किए तो आउट ऑफ 10 आपके 8 या 7 एमसीक्यूज लास्ट भी करेक्ट हो रहे होंगे, 2 या 3 में गलतियां आ रही होंगी। ओटी केसेस में आपने शायद ऑब्जर्व किया हो कि अगर एक सिनेरियो से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चंस बिल्कुल जनरल होते हैं जिसका उस सिनेरियो से भी कोई लिंक नहीं होता। तो पता ही चल रहा है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट यानी कि फोकस होकर पेपर कर रहे हैं तो आप बहुत इजीली 1 घंटे के अंदर या 1.25 घंटे के अंदर अपना ए और बी का एरिया कंप्लीट कर सकते हैं। 15 MCQs फॉर सेक्शन ए एंड ऑब्वियसली 15 MCQs फॉर सेक्शन बी। तो इसका मतलब ये कि 15 MCQs आधे पौने घंटे के अंदर करने हैं और इसी तरीके से 15 MCQs आपने आधे घंटे के अंदर कर रहे हैं, तो इट मींस 1 घंटे 1.25 घंटे के अंदर आप बहुत इजीली अपना ए और बी का एरिया कंप्लीट कर सकते हैं। बट रिमेंबर, अगर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है टेंशन मत लीजिएगा, ए और बी में पकौड़ा मत बनाइएगा, क्योंकि फिर कह रहा हूं ए और बी वो एरिया, अगर आपको लग रहा है कि मुझे 1.5 आवर लगेगा, टिकट कोई इश्यू नहीं है। देखिए ए और बी के अंदर गैम्बल मत कीजिएगा, उसमें जुआ मत खेलिएगा, उसमें किसी किस्म की कोई आपने बदतमीजी नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि एक ओटी केस है जो कि बहुत डिटेल्ड है और मुझे टाइम लग रहा है, लेट इट बी, कोई इश्यू नहीं है। बात समझ में क्या करना हो, तो आपने ए और बी को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली उसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ए एंड बी, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं ए और बी में, और एग्जामिनर जितने भी पास स्टूडेंट्स ने पेपर्स दिए हैं उनकी जो पेपर एनालिसिस आते हैं, यानी कि आपके पेपर रिजल्ट के बाद उसके पेपर एनालिसिस आते हैं, उस पेपर एनालिसिस के अंदर ये बात 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं, ये ऑब्जर्वेंस है क्या, कि जिन स्टूडेंट्स ने ए और बी के अंदर 80% मार्क्स सिक्योर किए वो ऑटोमेटिकली 70s के अंदर या 65 प्लस मार्क्स सिक्योर कर जाते हैं। मतलब आपके पास 75% 80% मार्क्स अगर आपने ए और बी के अंदर सिक्योर कर लिए तो आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो चुकी है। बात समझ रही है इसके अंदर? तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ 60 इफ यू आर सिक्योरिंग 40% मार्क्स भी, तो इसका मतलब अब रिमेनिंग पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको? 10 मार्क्स। सर क्या ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नजर आ रहा है कि 40 में से 10 भी ना ले सकूं? सर आराम से आ जाएंगे इंशाल्लाह। सर एक क्वेश्चन तो हमें बहुत कंफर्म पता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, रेशियोज का। उस रेशियोज के अंदर 6 मार्क्स की कैलकुलेशन है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनर आपको दे रहा है, उसमें कोई रॉकेट साइंस आपने नहीं दिखानी, आपने वैल्यूज कॉपी करनी है, वर्किंग के अंदर पेस्ट करनी है और आपने रेशियोज को कैलकुलेट करना है। सर क्या मैं अपनी इंटरप्रिटेशन, जैसी भी मेरी अंग्रेजी है, इंग्लिश तो है नहीं, क्या है हमारी, जैसी भी अंग्रेजी है यार, कम से कम एग्जामिनर कुछ भी कर ले 15 में से एटलीस्ट 7 मार्क्स तो देगा। मतलब 50% मार्क्स कम से कम भी, बिलो एवरेज भी अगर लगाऊं तो सर मेरे 7 मार्क्स वहां से रिटेन कर लूं। कंसोलिडेशन सर जैसा भी घटिया तरीन ही हमने किया हो, लेकिन मेरे पास इतनी तो कॉन्फिडेंस हो कि मैं कुछ तो रिटेन कर लूंगा। क्या मैं उसके अंदर गुडविल कैलकुलेट नहीं कर सकता? क्या मैं बैलेंस शीट के लाइन आइटम्स को सर मैं प्लस नहीं कर सकता? नहीं नहीं सर ये कैश नहीं, ये पेरेंट और सब्सिडी का कैश प्लस कैसे होगा? बात समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? मैं भी आपको फाइनल में इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो मैं इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ूंगा, नहीं टाइम मिलेगा तो आपको इंशाल्लाह डिस्पैच करूंगा। इस क्वेश्चन की एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ेगा, उसमें एग्जामिनर कह रहा है कि यार कुछ ऐसे लाइन आइटम्स है जिसमें देयर वर नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड and students were failed to incorporate those amount to the P&L, hence they were losing the most easiest marks। ये मैं नहीं कह रहा, ये एग्जामिनर एसीसी का कह रहा है कि यार आपके पास इजीएस्ट मार्क्स है, जो एग्जामिनर कह रहा है कि स्टूडेंट जो है वो उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए। बात सुन मारी मैं क्या कर रहा हूं? तो इट मींस इट्स अ डूएबल टास्क, कोई नामुमकिन चीज नहीं है कि सर ये कैसे होगा, क्या होगा, सब हो जाएगा इंशाल्लाह, उसकी टेंशन ना लें आप, बस आपने रिलैक्स होकर पेपर अटेम्प्ट करना है। अच्छा अब आए जरा एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, आप में से कितने स्टूडेंट्स जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या अभी ट्राई किया है? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, गुड हो गया। चले आए जरा देखते हैं 1 जनवरी। ऑन 1 जनवरी 2002, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिकॉल द अकाउंटिंग ईयर एंड। अकाउंटिंग ईयर एंड मेरे पास क्या आ रहा है? अकाउंटिंग ईयर एंड क्या है मेरे पास?
30 जून 2002, ऐसा ही अकाउंटिंग ईयर एंड मेरे पास आ रहा है 30 जून 2002 और एडजस्टमेंट नंबर 1 ऑन 1 जनवरी 2002, इसका मतलब इसी साल में और अप्रोक्सीमेटली 6 months अर्लियर देन द रिपोर्टिंग डेट, ऐसा ही ऑन 1 जनवरी 2002 प्रिंट कंपनी रेज्ड अ फंड ऑफ $30 million। प्रिंट कंपनी ने $30 million का फंड रेज किया है। द फुल अमाउंट वॉज रिकॉर्डेड इन द नॉमिनल लेजर एज अ बैंक लोन। पूरा 30,000 का अमाउंट कहां पे रिकॉर्ड कर दिया है? एक काम करते हैं, ट्रायल बैलेंस में रिकंसाइल कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस में चेक कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर देखिए कहीं बैंक लोन लिखा हुआ है, कहां गया? ये रहा ऐसे ही, ये रहा, दिख गया, ज्यादा होशियारी नहीं। अच्छा 30,000 बैंक लोन नजर आया ऐसे ही। और सच कहा किसने? एग्जामिनर ने, कि जो उसने 30,000 की फाइनेंसिंग रेज की है, 30,000 इज रिकॉर्डेड एज अ बैंक लोन। पूरा तीसरा बैंक लोन में नजर आ गया, यानी कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल परफेक्ट दी हुई है। ओके, द फंड्स एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ बैंक लोन ऑफ 16 million and $14 million from the issue of $7 million वन ऑर्डिनरी शेयर्स फुल स्टॉप। है कोई जो मुझे समझा सके कि यहाँ पे क्या ना क्या? सर इसका मतलब ये कि जो 30,000 का बैंक लोन है ये पूरा बैंक लोन नहीं है सर, फंड्स आपने रेज किए, मना नहीं कर रहा, जिसमें बैंक लोन कितना होना चाहिए? 16 million, रिमेनिंग 40 million बैंक लोन नहीं है। वो क्या इश्यू किया आपने? शेयर्स। क्या इश्यू किए हैं? इसका मतलब सर एक बात कंफर्म हो गई कि बैंक लोन की अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो करेक्टेड अमाउंट नहीं है, दैट इज एन इनकरेक्ट अमाउंट। क्या ये बात सुन मारी इसके अंदर? अच्छा आगे इसको पढ़ने से पहले उसको थोड़ा सा हम सोचते जरा। और सर इसका मतलब बैंक लोन इनकरेक्ट अमाउंट से रिकॉर्ड किया हुआ है और कितने शेयर्स इशू किए? बाय द वे कितने शेयर्स इशू किए हमने? $7 million $7 million। इसका मतलब ये कि 7 million शेयर्स इशू किए ऑफ $1, तो उसका मतलब ये शेयर्स आपने इशू किए होंगे, किस पे इशू किए होंगे? प्रीमियम पे। खैर अभी इसकी एडजस्टमेंट वगैरह करेंगे। एक बात तो कंफर्म हो गई। अभी देखिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूं कि इसमें क्या कह रहा है इसके अंदर, कि बैंक लोन की अमाउंट गलत है। हमने नो डाउट फंड रेज किए थे जिसमें आपके पास बैंक लोन 14 million था, रिमेनिंग अमाउंट 16 million था, एंड रिमेनिंग अमाउंट रिलेटेड टू द इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। ऐसा ही है जो कि उसने रिकॉर्ड नहीं किया। आगे चलते। खैर कहां गया? इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द लोन एट 5% पर एनम। और लोन के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगता है? 5% इंटरेस्ट लगता है। एंड एक्रूअल फॉर 6 months, सही कह रहा है 6 months, दैट इज फ्रॉम जनवरी टू जून। कह रहा है 6 months इंटरेस्ट हैज बीन कैलकुलेटेड इन, कह रहा है हमने इसको कैलकुलेट कर लिया इन ट्रेड एंड अदर पेबल्स। ओके, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ये रहा ऐसे ही। इसका मतलब ये कि इसने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 5% पे और उसने उस इंटरेस्ट के अमाउंट को 6 month का इंटरेस्ट इंक्लूड कर दिया है। किसमें इंक्लूड कर दिया है? कोई गलती नजर आ रही है? क्या गलती होगी? हाँ सर, उसने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा 30 million के ऊपर। ऐसा ही है सर, ये बात हमें पता है, लेकिन एग्जामिनर याद दहानी करवा रहा है। एंड रिकॉग्नाइज एज अ फाइनेंस कॉस्ट, और फाइनेंस कॉस्ट में भी रिकॉर्ड कर दिया। कहां रिकॉर्ड कर दिया है? फाइनेंस कॉस्ट। ये फाइनेंस कॉस्ट सेकंड लाइन आइटम नजर आ रहा है। ऐसा ही है, फाइनेंस कॉस्ट में भी रिकॉर्ड कर दिया। आगे क्या कह रहा है? However, the calculation of interest was in, यकीन माने ये लाइन ना भी लिखी होती ना तब भी मुझे पता था। सही कह रहा हूं मैं भाई? कॉमन सेंस से अगर आपने लेजर के अंदर बैंक लोन 30,000 रिकॉर्ड किया तो ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि इंटरेस्ट भी आपने किस पे कैलकुलेट किया होगा? 30,000 पे। और क्या भी रहा है? क्लियरिफाई कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वाज इनकरेक्टली बेस्ड ऑन द नॉमिनल लेजर बैंक लोन अमाउंट, यानी कि उसने बैंक लोन की बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब इस एक एडजस्टमेंट के अंदर मुझे 2 चीजें करेक्ट करनी है। नंबर 1, एक तो बैंक लोन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड है, नंबर 2 इज इंटरेस्ट। ये एडजस्टमेंट पहले आप लोग करेंगे, फिर मैं यहां पे करके दिखाऊंगा। क्या ये बात समझ इसके अंदर? खैर सेकंड एडजस्टमेंट, इन्वेंट्रीज एट 30 जून 2002 were initially valued at a total cost of 5.7 million। ऐसा ही है, यानी कि 5,700 की इन्वेंट्री ईयर एंड पे थी। ये कौन सी इन्वेंट्री है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऐसे ही आगे चलते हैं। दिस इंक्लूड्स, इसी इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड कर रहा है, क्या इंक्लूड कर रहा है? 700 यूनिट्स जिसकी कॉस्ट पर यूनिट इज 1400। इन ऑर्डर टू सेल दोज आइटम दे नीड एन एडिशनल प्रोसेस that cost $400 per unit, at which point they can be sold for 1600 per unit। है कोई जो बता सके कौन से स्टैंडर्ड से उठाया है? और ये माजरत के साथ, लेकिन ये वो एडजस्टमेंट है जो F3 लेवल पे करते थे। अगर याद हो फैशन गुड्स का एक क्वेश्चन जब आप लोग छोटे थे,
मास तो थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट बढ़ा था। तो सर ये एडजस्टमेंट आप F3 लेवल पे करते थे कि सर ये आपके पास इन्वेंट्री है, इसमें एक है आपके पास इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट इतनी है, एनआरवी जिसकी है, इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट डी। सर ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, ये इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। और हमें पता है कि इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट आपके पास जो होगी दो जगहों पे अकाउंट फॉर होगी, नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट एंड नंबर 2 इज बैलेंस शीट। और दोनों चीजें बनानी है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या बस हमारी इसके अंदर ये पहले सारी चीजें आप, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप हो कि मैं ये नहीं कहता कि पूरा क्वेश्चन आपको आता होगा, नहीं आता होगा, मैं कब कह रहा हूं आपको पूरा आता होगा। हमें 100 में से 100 चाहिए भी नहीं, 99 भी इंशाल्लाह बन जाएगी, तो आप टेंशन नहीं लें। कभी कभी नहीं भी बनती, खैर है, लेकिन तो इसका मतलब ये कि आपने कॉन्फिडेंटली, यानी कि जो आपको एडजस्टमेंट्स आती है आपने उसको वहां पे पेपर के अंदर भी इसी तरीके से आपने ट्राई करना है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर 5 एडजस्टमेंट है, कोई स्टूडेंट ये कह दे सर मुझे 5 नहीं आती, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, झूठा एक नंबर का, मक्कार है वो, मक्कारी है जो भी है, एज द केस में भी अगर खवातीन है तो सर ऐसा हो नहीं सकता। 5 है तो आपको 3 या 4 एडजस्टमेंट लाजमी आती होंगी, हो सकता है 1 या 2 एडजस्टमेंट। अब इसमें आपको दिखाऊंगा एक एडजस्टमेंट तो खाली बेकार के चूरन बेचा हुआ उसके अंदर। खैर, थर्ड एडजस्टमेंट एट 30 जून 2002 ईयर एंड पे चला गया। अच्छा, प्रिंट कंपनी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज 22,500 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, कितने कंपोनेंट्स परचेज करने, याद रखिएगा एडजस्टमेंट्स को जितना आराम से पढ़ के समझेंगे ना, एक तो ये कि इसको मैंने दिया वो पढ़े जा रही है, फुल स्टॉप, खत्म, इग्नोर डिस्काउंटिंग। आप समझ में नहीं आएगा हुआ किसके, आराम से सुकून से समझेंगे कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है, आपने क्लास रीडिंग नहीं करनी है, आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है, आपको बताना है कि इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी। तो इट मींस आपने इसको समझाना पड़ेगा अपने आपको कि करना क्या है इसके अंदर। ओवर द नेक्स्ट 3 years एट अ कॉस्ट ऑफ $450 ईच, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट परचेज करेंगे कितने, 22,500, और एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कितने का पड़ेगा, 450 ईच। आगे चलते हैं। These purchases are made at a constant rate, इसका मतलब ये एक फिक्स रेट है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होती। खैर, these components are no longer required for their initial purposes, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या मतलब कि अब इन कंपोनेंट्स की कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अभी खरीदे नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट या इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अब हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आगे चलते जरा। नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल पर्पस बट, लेकिन टू हैव एन ऑल्टरनेटिव यूज, हम उसको ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। आगे चलते जरा। विच विल रिक्वायर एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अरे लेकिन जब उसको ऑल्टरनेटिव यूज पे लेकर जाएंगे तो हमें मजीद खर्चा करना पड़ेगा। कितना खर्चा करना पड़ेगा, $600 पर कंपोनेंट पे हमें खर्चा करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का एग्रीमेंट किया, उसकी परचेज कॉस्ट बता दी, कह रहा है अब ये किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर मैं ऑल्टरनेटिव यूज में लेकर जाऊं तो मुझे मजीद एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा, 600 पर कंपोनेंट। आगे चलते जरा। Thereafter each component can be sold for $900, फिर इसके बाद ये कंपोनेंट बिकेगा, कितने का बिकेगा, $900 पर कंपोनेंट ये सेल आउट हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली अब कह रहा है दूसरी बात सुनो, प्रिंट कंपनी could cancel the contract immediately by paying $4 million की पेनल्टी। है कोई जो बता सके कि कौन से स्टैंडर्ड से इसको उठाया है, IFRS 15। कहां से स्टार्ट उठाई है ये, IFRS 15 कौन सा है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, याद आ रहा है। और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नमाज बताएगा कि ये क्या, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा ही हो सकता है, मुझे नहीं पता अभी, जब मैं कैलकुलेशंस करूंगा तो पता चलेगा कि क्या ये वाकई में लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। मुझे इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर सेलिंग प्राइस को कंपेयर करूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा क्या ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। और फिर याद करें मैंने क्या कहा था, अगर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड लोअर ऑफ, याद आ रहा है, लोअर ऑफ व्हाट, लॉस टू बी इनकर्ड और पेनल्टी रिक्वायर्ड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही? तो वो कैलकुलेशन जब करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, और लॉस का प्रोविजन रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, वो बात की बात है। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? हेलो। अच्छा, फिर इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट ऑन 1 जुलाई 2001, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, at the start of the year. On 1st July 2001, directors of a print company decided to sell a piece of machinery. एक मिनट, क्या कहा? Directors decided to sell a piece of, है कोई जो मुझे बता सके किस स्टैंडर्ड में चला गया ये? IFRS 5, ऐसा ही है, यानी कि मशीनरी को बेचने की नियत कर रहा है, इट मींस नॉन करंट एसेट। सर हम तो नहीं कैच कर पाए ये स्टैंडर्ड। अरे तो देखो ना आगे लिखा हुआ भी इंग्लिश में क्या कह रहा है,
एंड एसेट मेट द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एट दैट डेट। इसका मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ही हमने इसको क्लासिफाई कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल। आगे चलते जरा, फिर क्या कह रहा है, कहां गया, हाँ, द मशीन विच कॉस्ट 2.4 मिलियन, यानी कि इस इक्विपमेंट की, मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 2.4 मिलियन की कॉस्ट थी, एंड हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1.5 मिलियन, और उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 1.5 मिलियन उसकी कैरिंग अमाउंट थी। कब, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। आगे सुनना, एट दैट डेट, उसी दिन, द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाज 1.14 मिलियन। क्यों दे रहा है ये सर, लोअर ऑफ, ऐसे ही, यानी कि जब मैं इसको रिक्लासिफाई यानी कि क्लासिफाई करूंगा एज अ नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस के ऊपर होगी, लोअर ऑफ। लोअर ऑफ व्हाट, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। खैर वो हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। फिर कह रहा है कि द मशीन वॉज सोल्ड फॉर 1.1 मिलियन आफ्टर सेलिंग कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट टू सेल माइनस करने के बाद ऑन 1 जुलाई 2002। मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड कब है, 30 जून 2002, और हम ये मशीन कब बेच रहे हैं, 1 जुलाई, यानी कि वेरी नेक्स्ट डे। ऐसे ही अकाउंटिंग ईयर एंड क्लोज होने के बाद कितने का बेच रहे हैं हम इसको, 1.1 मिलियन आफ्टर ऑल कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल के बाद 1.1 मिलियन का। सर ये क्यों दे रहा है, ये एक वाहिद ऐसी एडजस्टमेंट है जो शायद अगर आप कैंडिडेट होते और पेपर के अंदर कर रहे होते तो शायद उसको अकाउंट फॉर ना कर पाते। क्या है इसके अंदर कि 30 जून पे जब ईयर एंड आया तो मुझे नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल को फेयर वैल्यू उसकी कंसीडर करनी है। क्या कंसीडर करनी है मुझे इसकी, एंड इफ देयर इज अ सब्सटेंशियल डिफरेंस तो मैं वहां पे बुक करता हूं। क्या बुक करता हूं, पीएनएल में। क्या कहते हैं इसको, हम किस नाम से रिकॉर्ड करता हूं, इम्पेयरमेंट लॉस। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम, अच्छा ईयर एंड पे मुझे उसकी फेयर वैल्यू को कंसीडर करना था, उसने मुझे ईयर एंड पे वैल्यू नहीं दी, ईयर एंड के बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे की उसने मुझे वैल्यू दे दी। अगर 1.1 मिलियन का वो 1 जुलाई को बेच रहा है, इस अकाउंटिंग पीरियड में उसने ये नॉन करंट एसेट बेचा नहीं है, उसने नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में बेचा, इसका डिस्पोजल इस साल रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन सर जो 1 जुलाई की जो फेयर वैल्यू दी गई है, विल कंसिडर दैट फेयर वैल्यू एज ऑफ एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। बात हमारे इसके अंदर, यानी कि जो 1 जुलाई पे उसकी रिपोर्टिंग डेट पे या 1 जुलाई पे जो उसकी फेयर वैल्यू दी गई है। सर IFRS 9 के अंदर आपको याद हो एक क्वेश्चन हमने किया था कि 1 जुलाई पे अगर कोई आपके पास शेयर्स डिस्पोज कर रहा था या अगर फॉर एग्जांपल कोई डिबेंचर्स डिस्पोज कर रहा था, तो हमने कंसीडर किया कि ईयर एंड पे भी उस डिबेंचर या शेयर्स की वही मार्केट वैल्यू होगी। ऐसे ही ना भाई, अगर आज शाम को मैंने यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर एंड क्लोज कर दिया, अगले दिन सुबह 8 बजे मैंने एक एसेट 1.1 मिलियन का बेचा है, तो बताओ रिपोर्टिंग डेट पे उसकी फेयर वैल्यू वही वैल्यू होगी। तो उसका मतलब इसने आपको बेसिकली ईयर एंड पे फेयर वैल्यू दी गई है। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल की आपको क्या दी गई है, यहाँ पर फेयर वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज 1.1 मिलियन। खैर क्या करना है उसकी हम ट्रीटमेंट देखेंगे उसके अंदर। खैर अच्छा आगे क्या कह रहा है इसके अंदर, नो एडजस्टमेंट हैव बीन मेड टू टेक अकाउंट्स फॉर क्लासिफाइंग द मशीन एज हेल्ड फॉर सेल। क्या मतलब, सर हमने इससे रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट, और ये हम वाकई में एविडेंस कर सकते हैं क्योंकि अगर आप ट्रायल बैलेंस देखिए तो वहां पे नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि इसने ना तो क्लासिफाई किया ना उसका इम्पेयरमेंट लॉस निकाला। बिल्कुल ऐसे ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्डिंग क्योंकि 1 जनवरी पे आपके पास है, बिल्कुल ऐसे ही 1 जुलाई पे, बिल्कुल उसके बाद आपके सारी चीजें उसने की होगी। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर, उसकी एडजस्टमेंट हम करते हैं सारी। फिफ्थ एडजस्टमेंट के अंदर क्या कह रहा है इसके अंदर, कंपनी पॉलिसी टू डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 15% पर एनम ऑन कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन, और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं इसके अंदर। इसका मतलब ये एडजस्टमेंट सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपको दे रही है कि स्ट्रेट लाइन मेथड आपने यूज करना है। एंड लास्ट कह रहा है इनकम टैक्स, क्या लिखा हुआ रहा है, इनकम टैक्स आगे क्या लिखा हुआ रहा है, रिफंड है। कोई जो मुझे बता सके कि रिफंड का मतलब क्या है, रीबेट है। ऐसे ही यानी कि ये क्या होगा, ये पीएनएल के अंदर क्या जाएगा, पीएनएल के अंदर क्या जाएगा, ये हमारे क्रेडिट होगा। इसका मतलब ये हमारे एक्सपेंस को कम कर देगा। इट मींस क्या है, मैं कह सकता हूँ ये ऐसा रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। ऐसे ना इनकम टैक्स रिफंड का मतलब ये ऐसा। सर इस क्वेश्चन के अंदर अच्छी बात ये है कि मेरे पास टैक्स से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट नहीं, देखिए नहीं ट्रायल में। इसका मतलब ये एज इट इज आपके इनकम टैक्स एज एन एक्सपेंस नहीं जाएगा, इनकम टैक्स एज अ रेवेन्यू जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि टैक्स रिफंड है। टैक्स रिफंड का मतलब मुझे टैक्स देना नहीं बल्कि टैक्स लेना है।
क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो ये रीबेट भी कह सकते हैं इसको हम, टैक्स रीबेट है या टैक्स रिफंड है। इसका मतलब मैं इसको टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करूंगा बल्कि टैक्स इनकम रिकॉर्ड करूंगा। क्या ये बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है इसके अंदर? सर पेपर के अंदर हम सॉल्व करेंगे तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, या तो आपके पास टाइम 35 to 40 मिनट्स है, इट मीन्स अ गुड टाइम पीरियड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर आपके इतना टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि बस सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने रेशियोज का क्वेश्चन उठाया और आपने ये दो स्ट्रैटेजीज है, दोनों के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी वेरी करेगी। क्या मतलब कि अगर आपके पास टाइम पीरियड अच्छा खासा है, आपको लग रहा है कि 35 to 40 मिनट्स है, तो हम उसी तरीके से जैसे हम करेंगे वैसे ही आपने स्टार्ट करना है। लेकिन अगर टाइम पीरियड कम है तो आप करेंगे क्या? पीएनएल का फॉर्मेट बनाया, जो लाइन आइटम्स आपको मिल रहे हैं ना आप टापते जाए उसके अंदर। जैसे कि एक एडजस्टमेंट ऐसी है जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, जो मैंने लास्ट वाली पढ़ी, कौन सी वाली? इनकम टैक्स। एज इट इज इनकम में रिकॉर्ड करना है। सर इसके मुफ्त के 1.5 या 2 मार्क्स रखे एग्जामिनर ने। इसी तरीके से जो भी आपके पास एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, उन एडजस्टमेंट यानी कि जिनका फॉर एग्जांपल रेवेन्यू अगर आप सेल्स रेवेन्यू, तो सेल्स हमने जितनी भी एडजस्टमेंट पढ़ी उसमें सेल्स रेवेन्यू के ऊपर कोई हेड एज इट इज कॉपी पेस्ट होगी। तो वहां पर आपने चलना है बिल्कुल शॉर्ट टर्म अप्रोच के ऊपर कि जो आपको अकाउंट टाइटल मिल रहा है आप उसको पीएनएल के अंदर ड्राफ्ट करते जाए। याद रखिएगा आपने वर्किंग की लेकिन पीएनएल में पोस्ट नहीं किया, जजमेंटल है, एग्जामिनर शायद मार्क्स है शायद ना दे। अब 15 मिनट आपके पास रह गए और आप वर्किंग पे लगे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका शुक्र है कि मैंने वर्किंग सारी कर ली। अच्छा पीएनएल सर वो तो नहीं बनाया था मैंने। अब तो वर्किंग घर ले जानी थी इसके अंदर, आपने पीएनएल नहीं बनाया, बैलेंस शीट नहीं बनाई, एग्जामिनर जजमेंटल है। देखिए मैं नहीं कह रहा कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, हो सकता है एग्जामिनर आपकी वर्किंग के बेसिस के ऊपर आपको कुछ मार्क्स रिवॉर्ड कर दे, बट इट्स अ रिस्की। इसका मतलब ये कि आपके पास जो पीएनएल आपने ड्राफ्ट किया, बैलेंस शीट ड्राफ्ट की, जो इन्फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है आप पीएनएल और बैलेंस शीट के ड्राफ्ट कर दें। इफ यू थिंक कि अभी भी टाइम बचा हुआ है तो फिर जो एडजस्टमेंट आप सॉल्व करके उसके अंदर पोस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म अप्रोच पे जाना है। लेकिन अगर टाइम ज्यादा है तो फिर आप करेंगे क्या? आप चलेंगे एडजस्टमेंट वाइज। कैसे चलेंगे? जरा हम एडजस्टमेंट, फिर इसके बाद हम पीएनएल और बैलेंस शीट ड्राफ्ट करेंगे। पहली एडजस्टमेंट देखते हैं जरा, बल्कि पहले आप लोग खुद से ट्राई करें रजिस्टर पे जरा। पहली एडजस्टमेंट खुद से ट्राई करें कि क्या वैल्यूज आएंगी, क्या एडजस्टमेंट बननी चाहिए। चले अच्छा देखते हैं जरा इसके अंदर होगी क्या एडजस्टमेंट। सर और एक्सेल पे किस तरीके से करेंगे? सेम इसी तरीके से एंट्रीज बना के हम करेंगे क्वेश्चन। और सर अपने पास एक लेफ्ट एरिया रख दें, नॉमिनेट कर दें पीएनएल और बैलेंस शीट के लिए, और कोशिश करें कि राइट एरिया के पास जो अनलिमिटेड पेन है वहां पे आप अपनी वर्किंग्स करते हैं इसके अंदर। चले वर्किंग 1 हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, दैट इज, और वर्किंग 1 हमारे पास जो रिलेटेड है विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट जो कि हमारे पास लोन एडजस्टमेंट है। ऐसा ही है? चले आए जरा लोन एडजस्टमेंट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जरा। अच्छा लोन एडजस्टमेंट के लिए पहले तो मुझे एक बात बताएं कि ओरिजिनली एंट्री बननी क्या चाहिए थी हमारे पास? मेरे पास बैंक डेबिट, ऐसा ही है, और हमें पता है कि बैंक डेबिट कितने से हुआ था हमारे पास? 30,000, ऐसा ही है, 30,000 से बैंक डेबिट हुआ था, एंड दैट फुल अमाउंट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ बैंक लोन। हमें इसमें बैंक लोन रिकॉर्ड करना था, बैंक लोन क्रेडिट करना था, लेकिन कितने से क्रेडिट करना था? बैंक लोन कितने से क्रेडिट करना था? 16,000 से हमें क्रेडिट करना था, एंड रिमेनिंग वाज द इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। सर क्या हम 14,000 से शेयर्स को क्रेडिट कर देंगे? नहीं अब्दुल्ला, मैं नहीं कह रहा कि तूने यहाँ पे 14,000 से शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। सर हमें यहाँ पे कह रहा है कि 7,000 शेयर्स इश्यू किए, कितने? एंड $1 इज द पार वैल्यू। तो इसका मतलब मेरा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 7,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 7,000, ऐसे ही। तो सर ये बाकी का क्या है? शेयर प्रीमियम। इसका मतलब ये कि ये ओरिजिनल एंट्री मेरे पास बननी चाहिए थी, ऐसा ही है, ओरिजिनल एंट्री मेरे पास यहां पर बननी चाहिए थी, दैट इज 7,000 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आपके पास यहां पे शेयर प्रीमियम ये रिकॉर्ड होना चाहिए था, ये रिकॉर्ड होना चाहिए था, ये ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए थी। अच्छा अब आए जरा ऑब्जर्व करते हैं कि इसने करा क्या है। इसने करा क्या है? सर इसने करा कुछ यूं है कि एंट्री बना दी है। क्या एंट्री बना दी है? बैंक डेबिट, कितने से बैंक डेबिट कर दिया है? 30,000 से, और पूरा का पूरा अमाउंट कहां पे रिकॉर्ड कर दिया है? बैंक लोन के अंदर रिकॉर्ड कर दिया है। पूरा का पूरा अमाउंट बैंक लोन में रिकॉर्ड कर दिया है। कितना रिकॉर्ड कर दिया है? 30,000। है कोई जो बता सके अब करेक्टिंग एंट्री क्या बनेगी? पहले तो लोन की करेक्शन क्या करेंगे? सबसे पहले हम बैंक लोन को बढ़ाएंगे, कम करेंगे? सर बैंक लोन को कम करना पड़ेगा। बैंक लोन को हम डेबिट करेंगे, कितने से डेबिट करेंगे? 14,000 से, ऐसे ही, क्योंकि बैंक लोन 14,000 डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा? बैंक क्रेडिट नहीं, डायरेक्ट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। जरूरत नहीं क्यों बैंक को रिवर्स करने की। फिर तुमने करा क्या है? अब मैं नहीं कह रहा कि मारिश ने ये किया कि उसने पहले बैंक को क्रेडिट किया फिर वापस से आके बैंक को डेबिट कर दिया। बैंक में पैसे आए ये तो हकीकत है, मुझे बैंक को रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है।
तुम भी सही कह रहे हो ना, सेट ऑफ हो गया ना, एक मरतबा क्रेडिट किया, दूसरी मरतबा डेबिट कर दिया, जरूरत ही नहीं है। सर मैं डायरेक्टली ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा विद द अमाउंट ऑफ व्हाट 7000, और इसी तरीके से शेयर प्रीमियम को क्रेडिट कर दूंगा विद द अमाउंट ऑफ व्हाट 7000। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है इसके अंदर? इट मींस ये एडजस्टिंग एंट्री मुझे बनाई और ये एडजस्टिंग एंट्री का मुझे इंपैक्ट शो करना है, ऐसा ही है? हेलो, क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर? ये मुझे एडजस्टिंग एंट्री यहां पे, अच्छा अब इसका इंपैक्ट कहां पर आएगा? क्या पीएनएल में इसका कोई इंपैक्ट आ रहा है? इस एंट्री का कोई इंपैक्ट पीएनएल पे? इसका मतलब इसका जो भी इंपैक्ट आएगा वो सारा कहां पर आएगा? बैलेंस शीट। तो जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इस एडजस्टमेंट को मुझे अकाउंट फॉर करना होगा। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? रफ पेपर आपके पास दिया हुआ होगा, उसमें अगर आपने कोई नोटिंग करनी है, आपने कोई पॉइंट रिमेंबर या पॉइंट आपने कोई इस तरह का नोट डाउन करना है कि आप भूल ना जाए, तो आप लिख सकते हैं कि मुझे एडजस्टमेंट नंबर 1 का इंपैक्ट बैलेंस शीट के अंदर शो करना है। आप उसको क्विकली नोट डाउन कर लें कि जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो ये चीजें स्किप ना कर दें। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा बात है जरा फाइनेंस कॉस्ट की एडजस्टमेंट करते हैं इसकी। मुझे बताएं कि यहां पर उसने रिकॉर्ड क्या किया होगा? उसने रिकॉर्ड क्या होगा? फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और पेबल क्रेडिट, ऐसा ही है? पेबल क्रेडिट क्या होगा? अब इसने जो ये एंट्री रिकॉर्ड की होगी वो रिकॉर्ड की होगी उसने 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? 0.05, ऐसा ही है? और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय कितने महीने का रिकॉर्ड किया होगा? 6 डिवाइडेड बाय 12, सही कह रहा हूं मैं? ये उसने यहां पे कैलकुलेशन की होगी, ऐसा ही है? यानी कि उसने 750 से ये एंट्री रिकॉर्ड की होगी, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट एंड पेबल क्रेडिट। बट द ओरिजिनल एंट्री शुड हैव बीन, क्या कितने से रिकॉर्ड होना चाहिए था? फाइनेंस कॉस्ट डेबिट एंड पेबल क्रेडिट, सही कह रहा हूं मैं? फाइनेंस कॉस्ट डेबिट पेबल क्रेडिट। और कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए थी? कैलकुलेशन कितने से होनी चाहिए थी? 16,000। कितने से होनी चाहिए थी? 16,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? 0.05, ऐसा ही है? और फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 12। तो कितने से एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? 400 से आपके पास फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए था, ऐसे ही? मुझे बताओ हमने फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, कम रिकॉर्ड कर दिया? ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। अब मुझे फाइनेंस कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? और जब कम करना पड़ेगा तो एंट्री को क्या कर दूंगा? रिवर्स। रिवर्स जब करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी? पेबल डेबिट और फाइनेंस कॉस्ट क्रेडिट। कितने से? 750 माइनस 400। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो 350 से हमने ये एडजस्टमेंट कर दी। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इस एडजस्टमेंट का मेरे पीएनएल के ऊपर कोई इंपैक्ट आएगा? यस, बिल्कुल आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? और एक इंपैक्ट बैलेंस शीट में आएगा, दैट इज पेएबल। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर मैं कर क्या रहा हूं? मैं भी एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहा हूं। जैसे ही मेरी एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी, फिर एक बार तो एडजस्टमेंट हो गया ना, पीएनएल बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि एंट्रीज आपके सामने होंगी, आपको पता है कि एडजस्टमेंट करनी क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली जब पीएनएल बना रहे होंगे तो उसके लाइन आइटम्स को आपने वहां पे एडजस्ट करना होगा। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? जी यहां तक क्लियर है? मारिज सेकंड एडजस्टमेंट ट्राई करें जरा, शाबाश। इन्वेंट्रीज वाली, बचपन की यादें ताजा होंगी आपकी। इसका मतलब मैं पहली वाली एडजस्टमेंट कंप्लीटली अकाउंट फॉर कर चुका हूं, कंप्लीटली अकाउंट फॉर कर चुका हूं, इसमें अब कोई चीज रिमेनिंग नहीं है। सेकंड एडजस्टमेंट रिस्पेक्टेड रेलेवेंट है टू द IAS2। चलिए एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन देखते जरा। सर एक पहले तो देख लेंगे टोटल एंडिंग इन्वेंट्री। टोटल एंडिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है हमारे पास? वर्किंग 2 करने जा रहा हूं, और वर्किंग 2 हमारे पास रिलेट कर रही है विद द इन्वेंट्री। अच्छा टोटल इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है, दैट इज टोटल इन्वेंट्री कितनी आ रही है हमारे पास? 5.7, दैट इज 5,700। ये हमारे पास टोटल एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है। टोटल एंडिंग इन्वेंट्री 5,700 आ रही है, जिसमें कह रहा है इंक्लूड है एक इन्वेंट्री, उसकी कॉस्ट। पहले उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। कॉस्ट कितनी कॉस्ट है उसके अंदर? कह रहा है कितने यूनिट्स है उसके अंदर हमारे पास? 700 यूनिट्स हैं, और 700 यूनिट्स के अंदर आपके पास कॉस्ट पर यूनिट इज 1400। तो 700 मल्टीप्लाई बाय 1400, तो ये आपके पास टोटल अमाउंट आ गई, दैट इज 9,80,000। खैर फिर इसके बाद आपके पास यहां पर कह रहा है, अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि अब जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, जैसे मैंने अभी कैलकुलेशन की, ये टोटल वैल्यू आ गई, और बाकी जगहों पे जो वर्किंग चला रहा हूं वो थाउजेंड्स में चला रहा हूं। किसमें चला रहा हूं? एक कांस्टेंट पे चलाएगा, वरना आप खुद पकौड़ा बना देंगे। अब इसके लिए तरीकेकार ये होगा, अगर मैं थाउजेंड्स पे चला रहा हूं और ये मेरे पास जो वर्किंग यहां पर आ रही है, ये मैं आंसर किया बाय डिफॉल्ट, ये टोटल वैल्यू आ गई, तो मुझे उसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट करने का जो तरीकेकार होगा वो ये होगा कि मैं इसको डिवाइड कर दूं 1000 से। बात समझ आ रही है इसके अंदर? मैं इसको डिवाइड, तो इससे होगा क्या, ये अब मेरे पास वैल्यूज थाउजेंड्स के अंदर आ गई। इससे आपके पास काम आसान हो जाएगा।
बात समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? याद रखिएगा जब टोटल वैल्यू हो तो उसको आप डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू वो फिगर आ जाएगी थाउजेंड्स के अंदर। इसका मतलब 3 जीरोस एलिमिनेट होगा इसमें से। अब जो भी वर्किंग आप कर रहे हैं 3 जीरोस एलिमिनेट करके कर रहे हैं। देखिए डेसिमल में ले जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतना डेसिमल में चला जाता है कि 0.00 अजीब सा हो जाता है। या अगर मैं सारे जीरोस लगाता हूं तो जीरो काउंट करने में अलग उसके अंदर टाइम लगाना, बंदा अलग से बिठाना पड़ता है, तो जीरो काउंट कर कितने लगाएं। बेस्ट पॉसिबल ये होता है कि आप 1000 में वर्किंग करें, ये कंट्रोल में रहता है आपके, यानी कि आपको पता होता है कि क्या है 1 लाख, यानी कि आपकी औकात में बात रहती है ना। वरना वो 100 मिलियन 150 मिलियन अजीब सा लग रहा, मतलब आपने कभी मतलब आप उसको पर्सनल ला लें मास, मैं आपसे नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा रेंज से बाहर चला जाता है। ये कभी आपने इतनी वैल्यूज कभी सोची नहीं ना, इमेजिन भी नहीं की, और तो आप बेहतरीन है कि आप इसको 1000 में रखें। 980 रुपये मतलब कि तो बिरयानी की फोड़ ही देता होगा तो दिन की। हाँ पर यूनिट पे एक साथ 780 क्या? सॉरी ठीक गलती हो गई, मैं मेरा साबुन स्लो में थोड़ा आराम से चला इसके अंदर। देख बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। अब देखो ये तुम्हारी एक्सेल की ग्रिप के ऊपर या तुम्हारे माइंड सेट के ऊपर। अगर तुम कह रहे हैं मैं एक ही सेल के अंदर पूरी वर्किंग कर सकता हूँ, यू मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। बासन मारी इसके अंदर बिल्कुल कर सकते हैं इसके अंदर, डजंट मैटर, बहुत अच्छी बात है बल्कि। अच्छा आगे क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू सेल दीज आइटम्स दे नीड एन एडिशनल प्रोसेस दैट कॉस्ट $400 पर यूनिट। ये अच्छा बाय द वे ये हमने क्या कैलकुलेट किया था? ये हमने क्या कैलकुलेट किया था? दैट इज दी कॉस्ट। ये हमने कॉस्ट यहां पर कैलकुलेट किया, ऐसे ही। अच्छा अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ये किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है बाय द वे? एनआरवी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि हमें इसको बेचने के लिए $400 पर डॉलर की कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। एंड आफ्टर दैट इसके बाद ये बिकेगा कितने का? 1600। ये 1600 क्या दिया हुआ है हमारे पास? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि 1600 माइनस 400, सही कर रहा हूं मैं ये? इंस्टेड ऑफ कि मैं पहले सेलिंग प्राइस निकालूं फिर उसमें से एनआरवी माइनस करूं, तो 1600 माइनस 400 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स हमारे पास? 700। क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर? अगेन अब जब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये टोटल वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू आ गई? इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है किसमें? थाउजेंड्स के अंदर, तो थाउजेंड्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा कि इस आंसर को आप डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें? 1000 से। क्या ये बात समझ में आ रही है? कहाँ माइनस किया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मैं एनआरवी निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं मैं? एनआरवी का फॉर्मूला क्या है? देखा मैं इसीलिए नहीं कर रहा था मास, अब तो समझा। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस वाज 1600 माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस 400। तो ये जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास एनआरवी पर यूनिट आ गई, और मल्टीप्लाई मैंने यूनिट से कर दिया तो ये टोटल एनआरवी आ गई। और जो आंसर आया था दैट वाज 8,40,000 टोटल वैल्यू थी, तो मैंने इसको थाउजेंड्स में किया, दैट इज डिवाइड कर दिया, तो 840 मेरे पास यहां पर क्या आ गया? दैट इज द एनआरवी। नाउ इन्वेंटरी शैल बी रिकॉर्डेड एट दी लोअर ऑफ। मुझे बताएं 980 पे रिकॉर्ड होनी चाहिए 840 पे? 840 पे मुझे इस इन्वेंटरी को यहां पर रिकॉर्ड करना चाहिए। किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? 840 पे मुझे इस इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मेरी जो यहां पर इन्वेंटरी गिवन थी 5700, ऐसे ही मैंने इसको किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है? इस इन्वेंटरी को कॉस्ट पे। तो मुझे इसके अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी 5700, इसमें से माइनस करना पड़ेगा कितना और प्लस करना पड़ेगा कितना? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एडजस्टेड एंडिंग इन्वेंटरी मेरे पास जो आ जाएगी वो हो जाएगी 5560। जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इसके अंदर। फिर वो आपको याद करें इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स का रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। तो उसके हिसाब से देखेंगे कि मुझे इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ाना है या कम करना। नेट इंपैक्ट कैलकुलेट करके फिर उसको आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे प्रोवाइड करेंगे। बात समझ आ रही इसके अंदर? सॉरी अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिया हुआ ना, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये क्या कहना चाह रही है कि अगर एग्जाम के अंदर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की टोटल वैल्यू दी हुई है और उसके अंदर कह रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर एक एंडिंग इन्वेंट्री है जिसकी कॉस्ट एनआरवी इतनी है, तो अब लोअर ऑफ आएगा। तो अब मैं कैसे एडजस्ट करूं? क्योंकि इन्वेंट्री की डायरेक्ट वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है, तो अब मैं उसकी एडजस्टमेंट करूंगा किसमें? कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। क्या ये बात समझ इसके अंदर? तो अब मैं देखूंगा कि मुझे अल्टीमेटली इन्वेंट्री की वैल्यू को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को वहां पे इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा। यहां तक क्लियर इसके अंदर? तो ये सेकंड एडजस्टमेंट हो गई कि मेरे पास यहाँ पे एडजस्टेड इन्वेंट्री आ गई कि 5560 से मुझे। और बाय द वे इन्वेंट्री की एंट्री क्या बनती है? इन्वेंट्री को एडजस्ट करने की एंट्री क्या बनती है? इन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या पीएनएल क्रेडिट। क्या ये बात समझ आ रही है?
तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दी, दैट इज द एडजस्टमेंट। चलिए थर्ड एडजस्टमेंट IFRS 15। मुझे पता है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, और है तो ऑनरस लॉस कितना आ रहा है भाई, 5700 ऑलरेडी गिवन था, ऐसे ही 5700 उसमें से माइनस किया M24। M24 क्या है, यानी कि इन्वेंट्री कॉस्ट पे रिकॉर्डेड थी, पर्पल दिख रहा है, ये पर्पल वाला माइनस कर दिया इसके अंदर से। और हमने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना था NRV पे, किस पे रिकॉर्ड करना था, लोअर ऑफ पे, तो मैंने करेक्ट अमाउंट 840 पे रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि 5700 माइनस 980 एंड प्लस 840, तो एडजस्टेड एंडिंग इन्वेंट्री आ गई मेरे पास। चले आए जरा देखते हैं इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। एट 30 जून मिस पढ़ेगा जरा जी पढ़े एक मिनट। अच्छा अब मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, पहले काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकाल लेते हैं ऐसे ही, क्योंकि देखिए लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो मुझे यहाँ पे दो चीजें चाहिए, नंबर वन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, और दूसरा क्या चाहिए मुझे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। मुझे दो चीजें यहाँ पर पहले तो रिक्वायर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अच्छा ये वर्किंग हम 3 करने जा रहे हैं ऐसे ही, वर्किंग 3, और ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड या ऑनरस लॉस से रिलेटेड है ऐसे ही, जो भी आप हेडिंग डालते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जनाब, अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहिए, बस आगे बढ़ेगा जरा प्लीज। Over the next 3 years at a cost of 450 each. ओके यानी कि कह रही है कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स परचेज करने, और जो परचेज प्राइस है दैट इज 450 ईच, और 22,500 हमें जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट परचेज करने। आगे These purchases are made at a constant rate. These components are no longer required for their initial purpose, but do have an alternative use. ठीक है, इसको यूज करने के लिए अब मुझे यहाँ पे कुछ और एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा, कितना खर्चा करना पड़ेगा बताएं। Which will require additional manufacturing cost of 600. ओके इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे $600 का पर यूनिट पे और खर्चा, तो टोटल कॉस्ट इसका मतलब हो जाएगी दैट इज परचेज प्राइस इज 450 प्लस 600। सही लिखा मैंने ये, ऐसे ही मैंने टोटल कॉस्ट निकाल दी इसके अंदर। अच्छा अब मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स हैं, 22,500 ऐसा ही है, ये मेरे पास यहाँ पर आ गई दैट इज दी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और अब मुझे चाहिए अगर थाउजेंड्स में वर्किंग, तो इसको डिवाइडेड बाय 100 थाउजेंड्स में कर दूंगा। यहां तक क्लियर है इसके अंदर, तो ये बस आ गए दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में बस आ गए। अब मुझे चाहिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जी, आगे पढ़ेगा जरा प्लीज। Therefore, each component can then be sold for 900. हाँ और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कितने यानी कि कितने का बिकेगा ये 900, और कितने यूनिट्स है हमारे पास 22,500, और मुझे अगर इसकी वैल्यू चाहिए किस में चाहिए थाउजेंड्स में, तो डिवाइडेड बाय 1000। क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर। अब खुद बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी आ रही है 20,000, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ रही है 23,000। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ज्यादा है, और जब कॉस्ट ज्यादा है तो इसका मतलब मेरे पास ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, और लॉस कितना आ रहा है मेरे पास, और ये कौन सा लॉस कहलाएगा, ऑनरस लॉस। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये ऑनरस लॉस आएगा, और ऑनरस लॉस की एंट्री क्या बनेगी। अच्छा आगे बढ़ेगा जरा, मिस आगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ पेन, अच्छा ये तो हमने कंपेयर किया ही नहीं। कितना है पेनल्टी, कितनी दे रहा है 4,000, और हमें यहाँ पे बताया कि 4,000 में से किस पे हम प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, लोअर ऑफ। अगर पेनल्टी की अमाउंट लोअर होती तो ऑनरस लॉस कितना हो जाता, जो भी आपके पास लोअर अमाउंट होती। क्या ये पसंद आ रही है। अभी फिलहाल मेरे पास लोअर 3375 है, तो इट मींस ऑनरस लॉस का प्रोविजन इसी अमाउंट से बनेगा। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। अच्छा आगे पढ़ेगा जरा फिर, नहीं एनी एडजस्टमेंट आगे छोड़े, आगे भी आगे बढ़े। Any adjustment relating to resulting from this information should be made. हाँ एग्जामिनर खुद आपको हिंट दे रहा है कि इसकी जो एडजस्टमेंट है वो कहाँ पर जाएगी, एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर जाएगी। इट मींस अब मैं इसकी जो एंट्री बनाऊंगा एडमिन एक्सपेंस डेबिट, सही कह रहा हूं मैं सर, ये एंट्रीज बनाना जरूरी है, नहीं आप ना बनाए कोई इशू नहीं है। एडमिन एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर ऑनरस लॉस क्रेडिट, सही कह रहा हूं, एंड विद द अमाउंट ऑफ व्हाट 3375। जी यहां तक क्लियर है इसके अंदर, जी यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमने ऑनरस लॉस का प्रोविजन रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा मुझे बताएं इस एंट्री का इंपैक्ट कहाँ पर आएगा, पीएनएल में आएगा, यस बैलेंस शीट में आएगा, लायबिलिटी में रिकॉर्ड होगा। चलें
फिर इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट करते हैं जरा, फोर्थ एडजस्टमेंट, अब फोर्थ एडजस्टमेंट मिल बांट के करते हैं जरा, फोर्थ एडजस्टमेंट। और ये फोर्थ एडजस्टमेंट के अंदर हम जो जा रहे हैं, ये कौन से स्टैंडर्ड पे मूव कर रहे हैं हम? IFRS 5, दैट इज नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के अंदर मूव कर रहे हैं। चले आए जरा देखते हैं कि नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में क्या कह रहा है। ऑन 1 जुलाई 2001 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, इसका मतलब पूरा साल गुजरा नहीं है। कह रहा है कि कंपनी ने एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 2.4 मिलियन, कितनी कॉस्ट थी? और उसकी कैरिंग अमाउंट थी 1500, यानी कि 2400 वाज द कॉस्ट, 1500 वाज द बुक वैल्यू, और हमने इसको क्लासिफाई कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल एंड ऑन दैट डेट। एक मिनट, इसका मतलब यार एक मिनट रुको, कैरिंग अमाउंट सही कह रहा हूं? कैरिंग अमाउंट व्हेन इट वाज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल वाज 1500 एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? कॉस्ट टू सेल कितना है? 1.14, यानी कि 1140, ऐसा ही है। अच्छा, क्लासिफाइड एट लोअर ऑफ, ऐसे ही लोअर ऑफ किस पे क्लासिफाई होना चाहिए? 1140 पे, ऐसे ही है। और जब क्लासिफाई करेंगे तो इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए? नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ऐसे ही नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डेबिटेड बाय 1140, सही कह रहा हूं मैं। एंड पीपी शैल बी क्रेडिटेड बाय 1500। ओहो, ऐसा क्यों कहा? बैलेंस नहीं हो रहा। कितना डिफरेंस आ रहा है? 360। ये 360 क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस। क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर? सर क्या ये एंट्री अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड की है? नहीं, हम पढ़ चुके पहले। कोई क्लासिफिकेशन की एंट्री इसने रिकॉर्ड नहीं की। इट मींस ये आपके पास यहां पर नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल हम डेबिट करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट करेंगे और पीपी को हम क्रेडिट कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ 1500। जी चलें आगे। हेलो, अच्छा अब ये एडजस्टमेंट हमने कर दी, लेकिन एक और इसके अंदर एडजस्टमेंट करनी, वो करनी ईयर एंड के ऊपर। किस पे करनी है हमें? ईयर एंड के ऊपर। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल हमने रिकॉर्ड किया होता 1140, सही कह रहा हूं मैं? कितने से रिकॉर्ड किया होता? और ईयर एंड पे अब उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी हो चुकी है? 1100, ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कि नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल वाज रिकॉर्डेड एट 1140, ऐसा ही है। एंड नाउ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी हो चुकी है उसकी? 1100, ऐसे ही। इसका मतलब वैल्यू डिक्लाइन हो गई। ईयर एंड के ऊपर उसकी वैल्यू क्या हो गई है? डिक्लाइन। कितने से डिक्लाइन हो गई है? 40 से डिक्लाइन हो गई है। 40 से डिक्लाइन हो गई, ये क्या कहलाएगा? ये इम्पेयरमेंट लॉस है। कोई जो मुझे इसकी एंट्री बना के दिखा सके कि इसकी एंट्री क्या बनेगी? P&L डेबिट और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ व्हाट? 40। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। देखो याद रखना महाराज कि जब हमने IAS 36 पढ़ा था इम्पेयरमेंट लॉस, उसके अंदर जब हमने स्टार्ट किया था तो वहां पे लिखा हुआ था कि फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन IAS 36, यानी कि IAS 36 इम्पेयरमेंट लॉस इन स्टैंडर्ड्स पे अप्लाई नहीं होता। जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल IAS 36 अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसकी लॉजिक समझो। क्योंकि उसका इम्पेयरमेंट लॉस वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सिखा रहा है। आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो फेयर वैल्यू मॉडल पे रिकॉर्ड करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो ऑटोमेटिकली कहां पे चार्ज कर देते हैं आप? P&L। तो उसका रेलेवेंट स्टैंडर्ड उसका इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना सिखाएगा। इन्वेंट्री, इसके ऊपर IAS 36 अप्लाई। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू में अगर खुदा ना खास्ता कोई डिक्लाइन आ गया तो IAS 2 तुम्हें खुद सिखा रहा है कि उसका जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो लोअर आ रहा है, वो P&L के अंदर चार्ज कर दो। इसी तरीके से और भी मल्टीपल स्टैंडर्ड्स थे जिसके अंदर उसने कहा कि यार ये जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं, ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स खुद उस एसेट का इम्पेयरमेंट लॉस तुम्हें कैलकुलेट करना सिखाएंगे। उसी लिस्ट के अंदर IFRS 5 भी था। IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया हेल्ड फॉर सेल। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट तो ये थी कि IAS ये कहता था कि आप उसको हेल्ड फॉर सेल यानी कि करंट एसेट में रिकॉर्ड करें, और सेल शुड बी प्रोबेबली एक्सपेक्टेड। याद आ रहा है? सारी कंडीशंस थी कि रिलायबली आपके पास लग रहा हो कि प्रोबेबल, इट इज हाईली प्रोबेबल दैट द सेल विल बी डन विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। ये सारी चीजें थी। लेकिन क्या कहता है कि अगर 12 महीने में ना भी बिके तब भी तुम उसको हेल्ड फॉर सेल रखोगे, लेकिन उसको मेजर किस पे करोगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आज रिपोर्टिंग डेट में मेरे पास पहुंच गया, नहीं बिका ये 30 जून पे, नहीं 30 जून पे नहीं, कब बिका? 1 जुलाई। वो इस साल का डिस्पोजल नहीं है।
मैं आज गेन ऑन डिस्पोजल नहीं रिकॉर्ड कर सकता, मैं इस अकाउंटिंग पीरियड में डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब आज ईयर एंड पे नहीं बिकाई है, तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इसकी फेयर वैल्यू असेस। सर अब फेयर वैल्यू तो दी भी नहीं है। अरे यार हाँ, ये हमारी अजम्पशन है कि जो वेरी नेक्स्ट डे की फेयर वैल्यू वही रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू होगी। क्या ही बात हमारी, तो उसके हिसाब से मेरे पास इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है, दैट इज 40 का। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर, यहाँ तक क्लियर है, तो ये हमने यहाँ पे इसके अंदर कर दिया। इसके अंदर अब एक सवाल जो बार बार आ रहा है कि सर हमने उसको पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। अबे क्यों किया होगा डेप्रिसिएशन चार्ज? डेप्रिसिएशन तो अब मैं चार्ज करूंगा, हाँ अब करते वक्त करूंगा ये कि ये जो हेल्ड फॉर सेल है इसको क्या कर दूंगा, मैं एलिमिनेट कर दूंगा। देखो अगर वो कहता है कि अकाउंट्स बन चुके हैं, क्या हो चुके हैं, अकाउंट्स बन चुके हैं, सर ड्राफ्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी है, पीएनएल बना चुका है और उसमें उसने इस नॉन करंट एसेट को डेप्रिशिएट कर दिया है, तो फिर मैं कहता कि मुझे रिवर्सल करना पड़ेगा। अभी तो इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, अभी बनाऊंगा मैं। अभी देखो ना अगली 5वीं एडजस्टमेंट आ रही है, उसमें कह रहा है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। हाँ अब मैं पढ़ा लिखा अकाउंटेंट करूंगा, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अकाउंटेंट करूंगा क्या, अब मैं यहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त ऑब्वियसली इस एसेट को इंक्लूड नहीं करूंगा, डेप्रिशिएट नहीं करूंगा, मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा। मां से मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूं? तो सर पिछले साल में तो क्या होगा ना, अबे तो पिछले साल में तो पीपीई था ना यार, इस साल के शुरू में हमने हेल्ड फॉर सेल किया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हाँ पूछ मास। अगर की भी होती, क्यों की भी होती, वो तो पिछले साल की होगी ना, इस साल की तो नहीं रिकॉर्ड किया। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट दी, मैं ये तो कह रहा हूं, हाँ अब नहीं चुप क्वेश्चन यूं पूछ, अगर वो पिछले साल होगा ना मिस, एक्यूमुलेटेड डेप्थ देखिए पिछले साल का प्लांट एंड मशीनरी का, मैंने इस साल के शुरू में इसको हेल्ड फॉर सेल किया है। बिल्कुल, मैं अभी इस साल, यानी कि कहने का मकसद ये है कि इस साल हमने इस प्लांट एंड मशीन का कोई भी फिलहाल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, किसी भी प्लांट एंड मशीन का नहीं किया हमने। बात हमारी इसके अंदर क्यों सर, वो एक्यूमुलेटेड दिया, वो पिछले सालों का है। कौन से सालों का है वो लास्ट ईयर्स का है, और लास्ट ईयर में बिल्कुल जस्टिफाइड था। ये तो इस साल के शुरू में हमने इसको हेल्ड फॉर सेल किया। अब एहतियात करना कि जो हेल्ड फॉर सेल हो गया अब वो डेप्रिशिएट नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है कि हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं, वो तो आपका दिमाग एक्स्ट्राऑर्डिनरी चला है ना, माइलस्टोन थोड़ा आगे चल रहा है। मैंने टेस्ट के अंदर आपको याद करें एक क्वेश्चन दिया था फाइनल अकाउंट का, उसमें दिया था मैंने ड्राफ्टेड प्रॉफिट। क्या दिया था मैंने? अगर ड्राफ्टेड प्रॉफिट देता और मैं कहता कि मैंने इस साल के प्रॉफिट के अंदर इस साल इस पीपी जो कि हेल्ड फॉर सेल हो चुका है, मैंने उसका डेप्रिसिएशन चार्ज, फिर आप उसकी करते रिवर्सल। बात समझ में क्या कह रहा हूं? अगर मैं ड्राफ्टेड प्रॉफिट दे देता कि अकाउंटेंट ने एक ड्राफ्टेड प्रॉफिट बनाया और इस साल के स्टार्ट में हमने हेल्ड फॉर सेल कर दिया था, लेकिन अकाउंटेंट ने कोई भी एडजस्टमेंट, इसका मतलब फिर मैं ये कहता कि हाँ अकाउंटेंट ने जब एडजस्टमेंट नहीं की तो इसका मतलब अकाउंटेंट ने उस एसेट का भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, फिर मैं उसका डेप्रिसिएशन रिवर्स करता और फिर मैं उसकी एडजस्टमेंट करता। अभी फिलहाल मुझे रिवर्सल की या इस तरह की कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है ही नहीं। मैं सिंपल एज दैट करूंगा ये कि मैं इस साल का जब डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो चार्ज करते वक्त मैं वो एसेट जो हेल्ड फॉर सेल है, क्या है, उसको एलिमिनेट कर दूंगा, मतलब उसको, इसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा। यहां तक क्लियर है? इसके अंदर क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा एक काम करते हैं, इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर ही लेते हैं, मुझे बताएं कि मेरे पास प्लांट एंड मशीन की कॉस्ट कितनी थी? याद रहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं है, कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। प्लांट एंड मशीन की कॉस्ट कितनी थी? प्लांट एंड मशीन की कॉस्ट, सॉरी 16,000। एक मतलब कंफर्म कर लेते हैं, कहाँ गया, हाँ 16,200 ऐसे ही। अब हमने इसमें से एक एसेट हेल्ड फॉर सेल कर दिया है, कोई जो माइनस बताया कि कितना माइनस करेंगे? 1500 माइनस करेंगे, 2400। कितना माइनस करेंगे? 2400। याद रखिएगा कितना माइनस करेंगे सर? वो 1500 क्या है? वो बीवी है। क्या है वो? अभी हमें बीवी का कोई काम नहीं, अभी काम नहीं, अभी का मतलब ये है कि अभी मैं यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ ना कि रिमेनिंग कॉस्ट कितनी है। मास तो समझ यू फॉरन यू करना शुरू कर देता है, क्यों काम नहीं है? अबे भाई ठीक है यार, तू पर्सनल हो जाता है यार। 16,200 माइनस, मैं ठीक है तेरे जज्बात समझ रहा हूँ भाई, इसी से क्वालिफाई कर ले पहले तू इंशाल्लाह। अच्छा ये आपके पास क्या आ गया? दैट इज द रिमेनिंग कॉस्ट। सही वर्ड यूज किया मैंने,
हेलो, सही कह रहा हूं मैं? तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये रिमेनिंग कॉस्ट आ गई। क्या आ गई मेरे पास यहां पर? चल, रिमेनिंग कॉस्ट आ गई। इसका मतलब ये डेप्रिशिएट होगा? यस सर, मुझे उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। और कितने परसेंट पे डेप्रिशिएट करूंगा? 15% पे मैं इसको डेप्रिशिएट कर दूंगा। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? इसका मतलब ये 2070, ये 2070 क्या आ गया मेरे पास? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। यहां तक प्लीज एडजस्टमेंट को डाइजेस्ट करें जरा। ये जो हमने नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल की है, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल कर रहा हूं। पहले हमने 1 जुलाई पे इसकी क्लासिफिकेशन की, ईयर एंड पे हमने उसकी इंपेयरमेंट लॉस की एडजस्टमेंट की, और फिर हमने जो एडजस्टेड प्लांट एंड मशीन है उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। क्या हुआ शादी? हाँ, क्या हुआ? क्या बोल तो सही, क्या हुआ? बोल तो सही, क्या हुआ? डेप्रिसिएशन फिर समझाता हूँ, तो टेंशन क्यों ले रहा है? 2.4 क्यों माइनस किया? देख यार शाजिद, मेरे पास एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर प्लांट एंड मशीन की जो कॉस्ट थी दैट वाज 16,200। ये दिख रहा है? ऐसे ही इस प्लांट एंड मशीन में से एक एसेट तुमने हेल्ड फॉर सेल कर दिया। क्या इस बात पे तुम यकीन करते हो कि जो हेल्ड फॉर सेल कर दिया उसको हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे? ऐसा ही है, जो हेल्ड फॉर सेल कर दिया उसको हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, और जब डेप्रिशिएट नहीं करेंगे तो उसको रिमूव कर देते हैं। तो आओ जरा देखते हैं कि जो हमने हेल्ड फॉर सेल किया है उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो यहां पर क्या रहा है कि द डायरेक्टर्स ऑफ द प्रिंट डिसाइडेड टू सेल अ पीस ऑफ मशीनरी met the criteria classified as held for sale at that date machine which cost 2.4 million। दिख रहा है? यानी कि जो तो उन्होंने हेल्ड फॉर सेल किया है उसकी कॉस्ट थी 2400। ऐसा ही है? तो मैंने 16,000 में से 2400 को क्या कर दिया, मैंने माइनस कर दिया। क्यों सर? क्योंकि जो हेल्ड फॉर सेल हो गया दिस विल बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट, और अब मैं उसको डेप्रिशिएट, तो मैंने इसलिए उसको माइनस कर दिया कि इस साल जो एसेट हेल्ड फॉर सेल हो चुका है हम उसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। मैंने उसको माइनस कर दिया। अब मेरे पास रिमेनिंग एसेट आ गया, उस रिमेनिंग एसेट को मैं डेप्रिशिएट कर रहा हूं। क्या ये पसंद आ रही है? यार देख, लाइक टू लाइक कंपैरिजन होता है, याद रखना। हमेशा गधे को गधे से कंपेयर करते हैं, कभी भी गधे को घोड़े से कंपेयर नहीं करते। क्या मतलब कि अगर मेरे पास 16,200 इस कॉस्ट, तो इसमें से मैं माइनस भी क्या करूंगा, मैं कॉस्ट ही माइनस करूंगा, कैरिंग अमाउंट थोड़ी माइनस करूंगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं शाजिद? हाँ, अगर ये मेथड होता डिमिनिशिंग, क्या होता? तो फिर मैं क्या करता, मैं बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू को माइनस करता, यानी कि 16,200 माइनस जो भी इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, कैरिंग अमाउंट, और उसमें से फिर 1500 माइनस करता है, यानी कि जो एसेट मैंने क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल कर दिया उसकी कैरिंग अमाउंट। बिल्कुल, फिर मैं बिल्कुल ऐसा ही है, फिर मैं कैरिंग अमाउंट में से, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? लास्ट एडजस्टमेंट क्या रहा है? टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड हो रहा है, कितना टैक्स रिफंड हो रहा है? 2.53 मिलियन। आप क्या जानेंगे? 2530। अच्छा, इसकी डायरेक्टली एंट्री बना लेते हैं। टैक्स रिफंड यानी कि टैक्स रिसीवेबल डेबिट और टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट कर लें, टैक्स इनकम क्रेडिट कर लें, बात एक ही है। ऐसे ना, एक्सपेंस भी जब मैं क्रेडिट कर रहा हूं उसका मतलब एक्सपेंस को कम कर रहा हूं, यानी कि ऐसे इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो टैक्स इनकम रिकॉर्ड कर लें, टैक्स एक्सपेंस को क्रेडिट कर दे, बात एक ही है। और कितना अमाउंट है हमारे पास? दैट इज 2530। इनकम की रिसीवेबल की रिकॉर्ड करें, क्योंकि रिफंड है ना, रिफंड का मतलब रीबेट है, मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं। मिलते तो मिलेंगे थोड़ी ना। अबे वो अभी मेरे पास लाइबिलिटी है ही नहीं ना। मेरे पास टैक्स पेबल अगर होता तो मैं डेफिनेटली लाइबिलिटी को कम कर देता, लेकिन जब मेरे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है। होता क्या, रीबेट के मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब भी पेबल आएगा उससे सेट ऑफ हो जाएगा। अभी मेरे पास कोई भी पेबल नहीं है। अब जब पेबल नहीं है तो मैंने उसको टैक्स रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है। टैक्स रिसीवेबल मैंने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है 2530, और जब भी ये आपके पास पेबल आएगा, जब भी कोई अमाउंट पेबल में आएगी तो वो ऑटोमेटिकली उसमें से सेट ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में अगर टैक्स आ जाएगा तो पेबल होएगा तो उसमें सेट ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सेट ऑफ, बिल्कुल ऐसे ही सेट ऑफ हो जाएगा उसके अंदर से। और ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल ही नहीं मिलते। अच्छी जो गवर्नमेंट होती है, पाकिस्तान के अलावा की बात करो तो हाँ नहीं, लेकिन कोई अच्छी गवर्नमेंट के अंदर भी अगर हो तो वो रिसीव हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट देती नहीं, बिल्कुल जी। सॉरी,
बिल्कुल ऐसे ही, टैक्स रिसीवेबल बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? तो ये हमने क्या कर ली, ये सारी एडजस्टमेंट कर ली। अब हमें बनानी है पीएनएल। क्या बनाना है हमें? पीएनएल बनाना है। सर एडजस्टमेंट सारी कंप्लीट हो चुकी है, अब आए जरा पीएनएल को ड्राफ्ट करते हैं। पीएनएल का पहले फॉर्मेट बना लेते हैं कि पीएनएल का फॉर्मेट हमारे पास क्या होगा। बिल्कुल लगे, लेकिन ये याद रखिएगा विद डिस्कशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा। यानी कि अगर मैं एडजस्टमेंट करता डायरेक्टली करता तो शायद 15 मिनट मुझे लगते या 20 मिनट लगते हैं मैक्सिमम एडजस्टमेंट करने में, और पीएनएल को ड्राफ्ट करने में, बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करने में 20 मिनट्स लगा ले, तो वही 40 मिनट्स का आपके पास एक टाइम पीरियड है उसके अंदर। चले अब आए जरा पीएनएल को फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, दैट इज दी रेवेन्यू। रेवेन्यू में से माइनस करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे एडमिन एक्सपेंस, और एक और भी एक्सपेंस दिया होता, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है। और इसके अलावा जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, पीबीआईटी। पीबीआईटी के माइनस कर देंगे क्या, फाइनेंस कॉस्ट, ऐसा ही है। और जो आंसर आएगा पीबीडी, पीबीडी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से माइनस कर देंगे क्या, इनकम टैक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो फाइनली आपके पास प्रॉफिट आएगा, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रेवेन्यू के अंदर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, कोई एडजस्टमेंट रेवेन्यू के अंदर नहीं है। जाए स्ट्रेट ऑफ, जल्दी से बताएं जरा रेवेन्यू कितना आ रहा है, 97,400। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास डायरेक्टली गिवन नहीं आया। जरा कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। और कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए ट्रायल बैलेंस में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? यस सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स की क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, ओपनिंग इन्वेंट्री। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज ओपनिंग आपके पास यहां पर गिवन है, मर्चेंडाइज ओपनिंग कितना गिवन है, मर्चेंडाइज ओपनिंग सॉरी 6850। इस दफा मेरे पास यहां पर उसने परचेजेस ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया, डायरेक्टली क्या दे दिया है, प्रोडक्शन कॉस्ट। बहुत अच्छी बात है, क्यूट, वेरी क्यूट। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना दिया है, प्रोडक्शन कॉस्ट 60,150 डायरेक्टली दे दिया था प्रोडक्शन कॉस्ट, बेस्ट हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट और क्या आएगा इसके अंदर, सर इसके अंदर याद रखिएगा कि फिफ्थ एडजस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन, फिफ्थ एडजस्टमेंट के अंदर क्या लिखा था कि डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहां पर इसके अंदर ऐड कर दूंगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2070 मेरे पास क्या गया, दैट इज ए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऐसे ही। और ये भी मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या आएगा, मर्चेंडाइज एंडिंग, मर्चेंडाइज एंडिंग, जो कि हम यहां पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा मैंने कहा था कि जहां पे डेप्रिसिएशन आएगा वहीं एसेट्स का वो क्या, इंपेयरमेंट लॉस आएगा, याद रखिएगा। अगर एग्जामिनर आपको हिंट दे रहा है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इसका मतलब इंपेयरमेंट लॉस विल आल्सो बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। और क्या हमने कोई इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट किया है, यस बिल्कुल इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट किया है, बिल्कुल। और दो इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट हुए, एक क्लासिफिकेशन करते वक्त और एक रिपोर्टिंग के वक्त, ऐसा ही है। तो आया जरा वो इंपेयरमेंट लॉस देख लें जी। क्या लैंडस्केप कैसे, क्या मतलब, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल ई, हाँ कंट्रोल एक्स वी चलता ही, ये तो दुनिया के अंदर चलता है। कंट्रोल दबा के देखिएगा, फिर एक्स दबाएगा, फिर नीचे आके एम्पेयर में कहाँ गया यार, तू मेन टारगेट से कर देता है यार, तू ये जानबूझ के करता है ताकि मैं भूल जाऊँ, याद करके आया तो भूल जाऊँ। अच्छा, ये आपके पास आया 360, एक इंपेयरमेंट लॉस ये हो गया, प्लस दूसरा इंपेयरमेंट लॉस का है 40। तो टोटल इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 400 का इंपेयरमेंट लॉस हमने रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, मर्चेंडाइज एंडिंग, मर्चेंडाइज एंडिंग की वैल्यू कितनी आ रही है, मर्चेंडाइज एडजस्टेड मर्चेंडाइज एंडिंग कितना आ रहा था, 5560। ये हमने मर्चेंडाइज एंडिंग की वैल्यू आगे पोस्ट कर दिया। हाँ कर रहा हूँ भाई, गलती हो गई। एक तो तू बिल्कुल जो है ना हिटलर बना हुआ है, इतना तो मेरी बाजी ही मुझे मेरी गलतियां नहीं निकालती थी ट्यूशन वाली। चले और कोई चीज कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, चले आया जरा सम का फॉर्मूला लगा देते हैं।
6390 दैट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 6390। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट 33490, ये आपके पास जीपी आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से पहले आ जाए। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की कोई एडजस्टमेंट थी? कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। एज इट इज स्टाफिंग कितना है? 7200 लेकर आओ ना 1700। अच्छा, एडमिन एक्सपेंस बाय द वे कितना दिया हुआ था? 2957 सॉरी 29570। और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? किस चीज की एडजस्टमेंट थी? सर ऑनरस लॉस कहाँ गया? ये रहा ऑनरस लॉस। कितना है? 3375। आपने गलत सेल लिंक कर दिया सर। नहीं, क्यों गलत लिंक कर दिया? तो वही तो था प्रोविजन नहीं। और वाला करेंगे ना एडमिन एक्सपेंस डेबिट वाला। अबे यार, वेरी इंटेलिजेंट ना यू, वेरी इंटेलिजेंट यू। कैसे कर लेते हो आखिर? चले सम का फॉर्मूला लगाएं। अब उसमें माइनस का साइन लगा हुआ था इसलिए फिर वो गड़बड़ जाती, फिर ये डांटता पीछे से। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज 66। अच्छा, प्रॉफिट नहीं आ रहा बल्कि क्या आ गया? तो ओ, उसको एलबीआईटी कर देते हैं। लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फाइनेंस कॉस्ट कितना दिया हुआ था? ट्रायल बैलेंस में फाइनेंस कॉस्ट कितना किया मैंने? सॉरी 750। ऐसे ही क्या कोई हमने एडजस्टमेंट की है? यस सर। क्या किया हमने? माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 350 शुरू में ही था ना? ये अच्छा था। कहाँ गया? अबे ये रहा यार। पता है कैसा लैपटॉप दिया तूने? अजीब यार। हाँ, गिफ्ट दिया है बेटा। तू दे ही ना दे, तेरा मौत आ जा तुझे। दैट इज 400। सही आ गया ये? फाइनेंस कॉस्ट 400। तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं फिर से। लॉस बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, अब तू भी डांटना शुरू कर दिया। वाह, यहां तक क्लियर है इसके अंदर? इसको भी एलबीडी कर देता हूं। इनकम टैक्स मेरे पास क्या आ रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू आ रहा है। कितना आ रहा है इनकम टैक्स? केड़ा 2333। मैं खुद देख लूंगा। छोड़ मैं खुद देख लूंगा। आपकी जरूरत नहीं है मुझे भाई। ये देख, ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है? रिसीवेबल वाला नहीं कर रहा। 4525 ये क्या हो जाएगा? LAT, लॉस आफ्टर टैक्स। जी यहाँ तक क्लियर इसके अंदर? 4525 इज द लॉस आफ्टर टैक्स। ये आपके पास नेट लॉस आ गया यहाँ पर। याद रखें, देखिए P&L ड्राफ्ट करने में टाइम नहीं लगता। असल जो टाइम लगता है वो उसकी एडजस्टमेंट के अंदर, वर्किंग के अंदर लगता है टाइम। और उसके अंदर आपको 15 to 20 मिनट्स भी अगर लग रहे हैं तो इट्स इनफ। 20 मिनट्स भी जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि अब बैलेंस शीट जो बनाएंगे तो उसके अंदर भी आपने वैल्यूज को सिर्फ आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है उसके अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही है? बैलेंस शीट स्टार्ट करें जरा, शाबाश, ट्राई करें जल्दी से। याद रहे इसकी बाकी की जो फॉर्मेटिंग है, हेडर है, कंपनी का नाम है, वो सब सेकेंडरी मैटर है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद आप वो फॉर्मेटिंग कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने शुरू में उस पर टाइम लगा दिया, पता चला कि आप LAT कैलकुलेट ही नहीं कर पाए, लॉस आफ्टर टैक्स कैलकुलेट ही नहीं कर पाए, नेट लॉस, गेट लॉस, आप फायदे नहीं है इसके अंदर। हेडिंग लगा के आ गए। करे बैलेंस शीट ट्राई करें, शाबाश। अच्छा सुनिए जरा, बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास आएगा दैट इज एसेट्स। और एसेट्स के अंदर हम यहाँ पे जो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज दी नॉन करंट एसेट्स। ऐसे ही नॉन करंट एसेट, इसके अंदर हमारे पास एक आ रहा है प्लांट एंड मशीन। पहले मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन की कॉस्ट
अर्लियर कितनी कॉस्ट गिवन थी हमारे पास 16,200 जिसमें से हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया कितना 2400 हमने रिमूव कर दिया, दैट इज 13,800। ये तो एडजस्टेड कॉस्ट आ गई। अब आते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे बताएं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना गिवन था 7 प्लस चले हाँ एक मिनट प्लस कितना 20 और कुछ माइनस, क्या माइनस करेंगे सर 900 किस चीज का, जो नॉन करंट एसेट आपने क्लासिफाई कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल, ऐसा ही है सर। उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है राइट ऑफ करेंगे ना। हाँ मैंने मना किया, क्यों सर मैंने मना ये क्या था कि इस साल आपने उसका कोई भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया तो इस साल की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन याद करें कि जब भी कोई हाँ पुरानी यादें दफनाना, कि जब भी कोई जाता है तो अपनी पुरानी यादें भी साथ ले जाता है, ऐसा ही है ना कि माज जिस दिन उस दुनिया से जाएगा तो उसका मतलब माज एक तो खुद किसी काम का नहीं था सर, उसकी यादें भी किसी काम की नहीं थी, तो जाएगा तो अपनी यादें साथ लेके जाएगा। तो जो एसेट सर उसका एक्यूमुलेटेड पता कैसे चलेगा, अबे हाँ यार ये कुछ नहीं देखना पड़ेगा हमें, ऐसे कैसे कहाँ गया एक मिनट, अरे है कहाँ ये रहा सर। इसका मतलब ये कि आपके पास 2.4 मिलियन वाज द कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट इज 1500, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये कि 900 इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा कि 900 का जो प्रीवियस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जब वो हेल्ड फॉर सेल हो गया, जब मैं उसको पीपी रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा, तो उसका मतलब उसका रेलेवेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हम रिमूव कर देंगे। क्या ये बात समझ आ रही है जी? बोलिए। वर्किंग के अंदर जरूरी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैंने करा है कि इसकी नॉर्मली एडजस्टमेंट ही बनती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और पीपी क्रेडिट, उसके अंदर जरूरत नहीं है इसकी मुझे। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। तो ये 8460 ये आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। इससे पहले कि मुझे मास गुस्सा करे मैंने माइनस का साइन लगा दिया। ये आपके पास आ गए, दैट इज द नेट बुक वैल्यू, ऐसा ही ये प्लांट एंड मशीनरी की नेट बुक वैल्यू आ गई। इसके बाद और कोई एसेट है फिक्स एसेट? लैंड। लैंड की बीवी नहीं होती, मतलब कॉस्ट होती है उसकी। कितनी है कॉस्ट? कॉस्ट अबे कॉस्ट बता कितनी आ रही है यार, अबे 4500 45,000 चले। और इसके अलावा बताएं और कोई फिक्स एसेट है? फिक्स एसेट नहीं, टोटल कर ले सम, टोटल फिक्स एसेट आ जाएगा टोटल NCA। करंट एसेट्स पे आ जाएं। करंट एसेट्स में कौन कौन से करंट एसेट्स हैं? बैंक आ रहा है एक, तो बैंक कितना आ रहा है? 4700 और इसके अलावा सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 250 हाँ टैक्स रिसीवेबल अलग से भी लिख सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं 25010 ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल। और जो टैक्स रिसीवेबल था, अरे तो अलग से लिख देता हूँ, गुस्सा क्यों यार, एक तो तू डांटता फौरन डांटने पे आया था यार, कितना था भाई, अलग से लिख दिया बस। माजरा चाह रहा हूँ मैं हिसाब से, मैं आप अलग उसके अंदर कर दिएगा, लेकिन मास गुस्सा कर रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं रिकॉर्ड कर सकता। अभी पेबल नहीं है ना, देख अगर ये मेरी बात तो सुनना, अरे सुन तो ले, अगर मेरे पास करंट टैक्स पेबल आ रहा होता तो क्या तू टैक्स पेबल बैलेंस शीट में ले आता नहीं ले आता? एसेट में ले आता, लायबिलिटी में ले आता, ऐसा ही है। आज टैक्स पेबल नहीं है, आज क्या टैक्स रिसीवेबल है, ऐसा ही है। अगर टैक्स पेबल ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता तो मैं उसकी लायबिलिटी से सेट ऑफ कर देता, ऐसा ही है। आज नहीं है टैक्स पेबल का कोई ट्रायल बैलेंस के अंदर अकाउंट गिवन नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा एज एन एसेट। बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अरे ये तो टैक्स फॉर द ईयर है, ये टैक्स फॉर द ईयर आपके पास दे रहा है, रिसीवेबल है, ये प्रायर पीरियड थोड़ी है, ये तो टैक्स फॉर द ईयर है। कह रहा है कि टैक्स फॉर द ईयर आपके पास रिफंड आ रहा है यहाँ पर, नहीं क्या नेक्स्ट ईयर के लिए पीपीटी होगा? नेक्स्ट ईयर भाई, नेक्स्ट ईयर के लिए तो सेल्फ असेसमेंट होती है, वो अलग कहानी, वो तुम्हें एग्जामिनर बताएगा
इस साल देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स रिफंड फॉर द ईयर, ये इस साल का टैक्स है लाला। हाँ, तो ये आपके पास प्रायर पीरियड नहीं है, ये इस साल का टैक्स है आपके पास। क्या है बस हमारे इसके अंदर, इट्स नॉट द प्रायर पीरियड टैक्स, ये तो करंट ईयर का टैक्स है। अगर ये एक्सपेंस होता, पेबल होता, मैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी पे रिकॉर्ड करता, अभी रिसीवेबल है तो मैंने उसको एसेट साइड पे रिकॉर्ड किया। अच्छा, टैक्स रिसीवेबल हमारे पास आ गया, कहाँ गया? चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट और कोई एसेट? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, वेरी गुड, मत भूलिएगा, जबरदस्त। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 5560, एक मिनट ऊपर ही है, हाँ लिंक करना नहीं, हाँ लिख रहा, दिख गया मुझे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है? नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, कितना आ रहा है नेट करके बताइएगा, क्योंकि दो एडजस्टमेंट हमने किए। पहले हमने 1140 से किया, फिर उसके बाद माइनस कर दिया, सही कह रहा हूं मैं? हाँ डायरेक्ट 1100 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ, मैंने भी तो ये लिखा है। आपने स्टाइल अच्छा, मतलब फॉर्मूला लगाया था जी। इसके बाद नेक्स्ट और क्या आ रहा है? और कोई इसके अलावा? और कोई इसके अलावा? इन्वेंटरी लिख दिया ना, टोटल करें जरा। अच्छा मैं कर रहा हूँ, 38900, और ये हमारे पास क्या लाएगा, क्या? करंट एसेट्स। This plus 89240 is the total assets. यहाँ तक क्लियर है? इसके अंदर इक्विटी का सेक्शन बनाया, जरा ट्राई करें इक्विटी का सेक्शन। कौन से लॉस? 4525। अच्छा जनाब, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमने एडजस्टेड कैलकुलेट कर लिया, शेयर प्रीमियम कैलकुलेट कर लिया, रिटेन अर्निंग के अंदर हमने लॉस को माइनस कर दिया, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी आ गया 66045। अच्छा, लायबिलिटीज क्या हमारे पास गिवन है? क्या गिवन है हमारे पास? बैंक लोन। अच्छा, बैंक लोन ऑलरेडी कितना गिवन था हमारे पास? 30,000 सॉरी 30,000 गिवन था, जिसमें हमने एडजस्टमेंट की। और क्या एडजस्टमेंट किया हमने? माइनस किया। क्या माइनस किया हमने? 14,000 मैंने माइनस किया था, ऐसा ही बिल्कुल एट द स्टार्ट हमने किया था। चले, इसके बाद बैंक लोन के बाद क्या आ रहा है नेक्स्ट? बैंक लोन के बाद और कोई लायबिलिटी? ट्रेड पेबल्स। और ट्रेड पेबल्स मेरे पास कितना गिवन था? 4170। और इसमें से भी माइनस करना पड़ेगा। फाइनेंस कॉस्ट की अमाउंट थी कहाँ गया यार? 350। फिर इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स के बाद क्या आ रहा है? प्रोविजन फॉर ऑनर्स लॉस, जो कि कितना आ रहा है हमारे पास? 3375। और इसके अलावा लायबिलिटीज और टोटल इक्विटी, that is this plus this 89240 लेते शुक्र 89240 ये आपके पास क्या? दैट इज दी बैलेंस शीट। यहाँ तक बात हमारी इसके अंदर तो हाँ 2022 था जून। अच्छा सुनिएगा जरा, देखिए एक बात याद रखिएगा कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हो या कोई भी कंसेप्ट, मैंने एक बात जो पहले क्लास के स्टार्ट में गई कि ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी ना आता हो। अब यानी कि क्वेश्चन अगर आप खुद से भी अटेम्प्ट कर रहे होते, मैं नहीं कहता कि पूरा क्वेश्चन आपका सही हो जाता है या बैलेंस शीट टाई कर जाती, कोई एक आधा आइटम शायद भूल जाता, जैसे कि टैक्स रिसीवेबल भूल जाता, नहीं रिकॉर्ड करता। कितने मार्क्स? 20 मार्क्स की एक एडजस्टमेंट,
नहीं, क्या होगा इसके अंदर, मतलब आपके 0.5 डिडक्ट हुए थे, 1 मार्क्स डिडक्ट कर देता, बहुत बदतमीज होता तो 1.5। भाई सदका खैरात इज द पार्ट ऑफ योर पेपर, वहां पे भी निकालते रहा करें इसके अंदर, भाई इतना मत निकालिएगा कि आपके पास ही कुछ ना बचे। तो ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा, 1.5 ये आधा एग्जामिनर को देते रहा करें, वो गोरा है देते रहे उसको, कोई मसला नहीं, नीड है उसको, तो ये चलता रहेगा इसके अंदर। बहुत बहुत तो किसी ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल कि अगर और कहाँ पे फंस सकता था, सर वो कोड पर एडजस्टमेंट है पसंद है ना, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल हो सकता है वहां पे, लॉस को मजाक उड़ा रहा था मेरा, तेरी तो मैं हाँ, तो क्या हो जाता, 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं ना यार, क्या हो जाता 98, तो फिर उसके बाद उससे फर्क नहीं पड़ता, कैरी फॉरवर्ड उसका नहीं होता। याद रखिएगा, अगर आपने एक गलती की है ना, तो उसकी वजह से नो डाउट आपका प्रॉफिट या लॉस गलत कैलकुलेट हुआ, प्रॉफिट और लॉस गलत कैलकुलेट हुआ, तो उसका मतलब रिटेन अर्निंग का बैलेंस भी गलत है, और रिटेन अर्निंग का बैलेंस भी गलत है, इसका मतलब बैलेंस शीट की फुटिंग भी गलत है। याद रखिएगा, आपके जो मिस्टेक्स हैं उसकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते वो मार्क्स। क्या मतलब कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंस के अमाउंट गलत कैलकुलेट कर लिया, इंपेयरमेंट लॉस आपने गलत डाला, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी गलत आएगा, तो उसके मार्क्स वहीं पे डिडक्ट होंगे, प्रॉफिट के मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। रिटेन अर्निंग आपकी गलत कैलकुलेट की, उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, यानी कि जो मार्किंग है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। अगर आपने कोई मार्क्स लूज किए तो दैट्स इट, वो उसी प्लेस की, उसी एडजस्टमेंट के मार्क्स लूज किए, उसकी वजह से अगर आपकी बैलेंस शीट टाई नहीं कर रही तो उसकी जो मार्किंग है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती उसके अंदर। क्या है बात हमारी इसके अंदर? तो ये मत सोचा करें बैलेंस शीट इक्वल नहीं हुई तो उसका मतलब पूरे 20 मार्क्स गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो रेलेवेंट एडजस्टमेंट आपने गलत की है या नहीं की आपने, तो उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट की मार्किंग आपको नहीं मिलेगी, या उसके मार्क्स आप शायद सिक्योर ना कर पाए। जो रिमेनिंग एरिया आपने किया होगा डेफिनेटली उसकी आपको मार्क्स डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगा एग्जामिनर। क्या है बात हमारी इसके अंदर? अच्छा, क्विकली इस क्वेश्चन का जो एग्जामिनर कमेंट है वो स्टार्टिंग का हम थोड़ा सा रीड करते हैं जरा। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसका एग्जामिनर कमेंट आ रहा है और उसको क्विकली रीड आउट करते हैं। जी मिस पढ़ेगा जरा, आपको नजर आ रहा है ये? जी प्रिंट कंपनी से पढ़ेगा जरा, क्या पढ़े? Print company is a typical example of a single entity account preparation question from section C of the exam. In this type of question, candidates are provided with a trial balance or an extract from a trial balance and some additional information that will be required adjustments to be made in accordance with relevant IFRS standards and accounting principles. Question requirements will vary with this question type, but you can expect to be asked to prepare a mixture of a statement of profit or loss and other comprehensive income, a schedule of एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट, ये दूसरा है, यानी कि जो मैंने आपको उसमें दिया था टेस्ट में, कि हो सकता है कि आपको प्रॉफिट दे दे और कहे कि यार ड्राफ्ट प्रॉफिट, इसके अंदर आपने क्या करनी है, एडजस्टमेंट्स करनी है, यानी कि उसके अंदर आपने रेलेवेंट एडजस्टमेंट्स को वहां पे अकाउंट फॉर करना होगा। आगे a statement of changes in equity, a statement of financial position, or a specific extract from the financial statements. हाँ, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा नहीं पूछता वो, कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी लॉन्ग के अंदर पूरा नहीं पूछता। हाँ, वो करता क्या है, वो आपसे ये कह देगा कि आप एक काम करें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आप मुझे बता दें कि क्या एक्सट्रैक्ट होगा उसके अंदर, मैक्सिमम ये आपके पास पूछ सकता है। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी वो सेक्शन सी के अंदर फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं पूछता। आगे Such as financing activities from the statement of चल, अब आते जरा इस क्वेश्चन के अंदर था क्या इसके अंदर। जी पढ़ेगा जरा, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी From an exam technique perspective, it is advised that you set up the answer layout for the requirements first. For example, for print company layout, the working for statement of profit or loss and the statement of financial position within the response area. रिस्पॉन्स एरिया का मतलब जो आपके पास एक्सेल की फाइल बनी हुई है। आगे Leave a space between each statement so that it is easy for the marker to distinguish between. ठीक है, यानी कि खिचड़ी मत बना देगा, पता चला पीएनएल वहां से शुरू, अगले लाइन से बैलेंस शीट, वाह बेहतरीन, ऐसा लग रहा है पीएनएल बैलेंस शीट बन गई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट स्टेटमेंट। तो ऐसा ना हो, थोड़ा जगह छोड़ेगा, बेचारा जाहिल आदमी है, उसको नहीं पता कि बैलेंस शीट कहां से स्टार्ट होती है। आगे Where one statement ends and another begins. As a general comment, you must ensure that all trial balance items are included either in the relevant working or within the financial statements themselves. It is often noted by the marking team that some balances are not transferred from the trial balance into the answer and therefore what. ये देखो यार, ये पॉइंट है जो मैं बार बार आपको फोकस करता हूँ, ये है वो पॉइंट जिसके ऊपर एग्जामिनर कमेंट कर रहा है। क्या कह रहा है इसके अंदर, कह रहा है इट इज ऑफन नोटेड बाय द मार्कर, यानी कि एग्जामिनर ने कई मर्तबा ये बात हाईलाइट की है, क्या दैट सम बैलेंसेस आर नॉट ट्रांसफर्ड, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं मारा ट्रायल बैलेंस से इनटू द आंसर एंड देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड, सॉरी व्हाट आर कंसीडर्ड टू बी दी इजी मार्क्स आर लॉस्ट, यानी कि आपने वो इजीएस्ट मार्क्स लॉस कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी बट उसकी मार्किंग थी,
रेवेन्यू में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी बट उसकी मार्किंग थी। और ये बात मैं आपको पहले से समझाता आ रहा हूं कि प्लीज अगर टाइम पीरियड कम हो तो आपने लंबी नहीं करनी, एडजस्टमेंट में मत जाइएगा, बट डायरेक्टली पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बनाए, टैक्स एक्सपेंस आपके पास एडजस्टमेंट थी। और इवन अगर आपने फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस की हो तो टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर 3 चीजें लेता है। नंबर 1 करंट टैक्स, नंबर 2 प्रायर टैक्स, थर्ड वन इज दी जिसमें 2 टैक्स तो वो मुंह पे देता है। कौन कौन से? करंट और प्रायर, सिर्फ एक ही निकालना होता है। मतलब यूं समझ लें कि 15 मिनट का अगर टाइम है तो उसमें 4 या 5 मिनट के अंदर टैक्स की कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं और उसकी अच्छी खासी वेटेज होगी। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि तकरीबन 2-2.5 मार्क्स इसके रस्मी रखता होगा, 4 मार्क्स भी चलो लगा लो, लेकिन 2-2.5 भी लगा लो कि टैक्स से रिलेटेड अगर वो आपके पास लगाए तो 2 या 2.5 मार्क्स भी अगर दे रहा है और बाकी रेवेन्यू आपने डाल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इस तरह के चूरन, तो 5-7 मार्क्स आउट ऑफ 20 सिक्योर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी कि इवन इन अ वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम यू कैन इजीली सिक्योर 7 to 8 मार्क्स अगर आप थोड़ा सा जो है वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो और आप थोड़ा सा बिल्कुल एक्टिव चल रहे हो। जी, इसके बाद आगे पढ़ेगा। It is important to note that you do not have to deal with the adjustments in the order presented in the question. Although this is a logical. हाँ, जरूरी नहीं कि आप एडजस्टमेंट वाइज चले। अब टाइम पीरियड कम है तो आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अभी हमने जितनी लंबी की आप उतनी लंबी नहीं करेंगे, फिर आप वहां पे बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जिस इंफॉर्मेशन को आपको लगता है कि आपकी ग्रिप ज्यादा है, आपको लग रहा है हेल्ड फॉर सेल, सर ये पकौड़ा बना हुआ है, छोड़ दो इस एडजस्टमेंट को भाई, आखिर में देखेंगे टाइम बचेगा। तो आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहले उसकी एडजस्टमेंट कर लो। तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप उसकी सीक्वेंसिंग को फॉलो करें, ऑल्दो इट्स लॉजिकल, लेकिन आप उस वक्त अपनी टाइम लिमिटेशंस को देखते हुए स्ट्रैटेजी डिजाइन करेंगे। आगे बढ़ेगा जरा। With the adjustment in the order presented in the question, although this is a logical approach and will ensure you do not miss out any required adjustments. For example, in this question, you may be must confident in adjusting for depreciation. जी, यानी कि कह रहा है कि आपने जुगाड़ लगाया, आपने कहा कि डेप्रिसिएशन के अंदर कुछ था नहीं, डायरेक्ट 50% कॉस्ट पे लगाना था। इसका मतलब डेप्रिसिएशन का जो 7020 कितना था, 2070, सर ये डेप्रिसिएशन कोई भी कैलकुलेट कर लेता। तो इसका मतलब ये कि आप पहले ही कैलकुलेट कर ले, बहुत अच्छी बात है, शॉर्टकट मारे, आगे चलें। And be less confident with the bank. हाँ, कह रहा है कि हो सकता है कि आपकी हालत खराब हो जाए लोन की एडजस्टमेंट देख के, तो कह रहा है उसको छोड़ दे भाई। एग्जामिनर कह रहा है, वो पढ़ा लिखा बंदा कह रहा है कि यार हो सकता है कि वो एडजस्टमेंट देख के शायद आपके सांसें फूलना शुरू हो जाए। आगे Dealing with the adjustments that you are most familiar with first would help to ease you. ये आप लोगों के लिए आखिरी लिखा हुआ है, स्टॉप पैनिक, स्टॉप पैनिक, स्टॉप पैनिक। आपने पैनिक नहीं करना। आगे The following discussion will look at each of फिर आगे उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई कि आपके पास बैंक लोन की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, और वो पूरी एक्सप्लेनेशन उसने यहाँ पे प्रोवाइड की है। क्या बात हमारे इसके अंदर? जी, जो ऊपर जो उसने इन्होंने अभी पॉइंट्स पढ़े वो सारे जनरल कमेंट्स है कि किस तरीके से। अब आगे जो हेडिंग वाइज दिया हुआ है, एक एक एडजस्टमेंट किसने जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट बताएगी, किस तरीके से ट्रीटमेंट करनी है। जी, हाँ, वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। जो ट्रायल बैलेंस में दिया उसको तो लिंक कर ही नहीं सकते ना। नहीं, क्यों लिखोगे, जरूरत ही नहीं, इतना टाइम बहुत लंबी आएगी। देख, मैंने कहा ना ये सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये सेकेंडरी मैटर्स हैं। अगर कैलकुलेट किया हो तो तुम लिंक कर रहे हो ना, वो तो उस पर वर्किंग 1 वर्किंग 2 लिखने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। अभी तुम सेल लिंक कर दो, बात समझ आ रही है? अगर तुम्हें लगता है टाइम है एंड में तो फिर आगे इसके लिख दो कि यार इसके लिए रेलिवेंट। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो मास पहला ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू कंप्लीट योर आंसर। पीएनएल बैलेंस शीट बन गई, अब तेरे पास अगर 5-7 मिनट एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो फिर तू वर्किंग 1 रेफर कर दे, वर्किंग 2, उससे भी पहले तू हेडर बना उसका, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डॉलर का साइन, 1000s, 000s, ये चीजें लगा। फिर भी तुझे लग रहा और भी टाइम बचा हुआ है, और भी टाइम, यानी कि 2 बंदे मिलके पेपर कर रहे थे, तो अब उसके बाद अगर आप करते हैं तो कैसे करते हैं? अब मुझे कहाँ आता है, नहीं हमें देख रहे हैं ना वर्ष क्या हो सकता है, हम उससे बेहतर करें। हाँ, नाइस, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। कंपनी का नाम बता। प्रिंट कंपनी। अबे यार जो बचपन में करता था, प्रिंट कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आई मीन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट टाइम नहीं मिलेगा इसका, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, नहीं मिलता टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत सेकेंडरी है, और मिलता भी है ना तो आपकी ऐसी हटी हुई होती है। अल्लाह ना करे नहीं होगा। देख, ये हो ही नहीं सकता। मैं तुझे गारंटीड के साथ कह सकता हूँ कि कैसा भी आपके पास नालायक स्टूडेंट क्यों ना हो, मैं तेरी बात नहीं कर रहा मारिश, लेकिन बिल्कुल नालायक ही क्यों ना हो, लिटरली बता रहा हूँ, वो नालायक तरीन इंसान भी है ना 45 ले आता है। इसका मतलब ये है कि उसको भी आता था। याद रखिएगा कि 45 के अंदर खुदा ना खास्ता अगर किसी का पेपर होता है ना, इट मींस दैट पर्सन इज कॉन्सेप्चुअली साउंड बट द पर्सन हैज मेड सम ब्लंडर इन द पेपर।
40s में खुदा ना खास्ता रुकने का मतलब है कि तूने आता सब कुछ था, लेकिन पेपर में शायद या तो तुम पेपर अच्छा खासा छोड़ के आए हो, तुमने सेक्शन सी स्किप कर दिया, सेक्शन सी स्किप पूरा नहीं किया तो एक क्वेश्चन पूरा स्किप कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा जो है ना वो बहुत बाउंड्री लाइन के ऊपर, किसी भी तुम अगर प्रीवियस स्टूडेंट से लोगे फीडबैक और वो कहेगा कि यार मेरा 40s में रुका है, तो वो तुम्हें खुद बताएगा यार मेरे से ब्लंडर हुआ है, मैं पेपर पूरा नहीं कर पाया, या पेपर के अंदर ये चीज रह गई, या मैं एडजस्टमेंट नहीं कर पाया, या फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लंडर्स कर दिए। तो याद रखिएगा कि वो आपके पास जो स्टूडेंट होता है ना वो कोई ना कोई ब्लंडर कर रहा होता है उसके अंदर। तो याद रखिएगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास सिर्फ हेडर डालने का टाइम हो पेपर में, ऐसा होगा नहीं। तो वो उसके अंदर हाँ खुदा का वास्ते है, खुदा का वास्ता है भाई, ये अच्छा हो तूने पूछ लिया, तेरे दिल में जो बात थी ये तेरे जबान पे आ गई। सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट मत कीजिएगा, वरना आप सिर्फ सेक्शन सी अटेम्प्ट करते रहेंगे, फिर कहानी ये होगी कि आपके पेपर के अंदर 40 आउट ऑफ 40 आ रहे होंगे उसके अंदर, मतलब यू सिक्योर्ड 100% मार्क्स बट दैट इज ऑफ नो यूज ना, तो फिर वो फायदा नहीं है। फिर ऐसा नहीं हो एग्जामिनर कहेगा अगले अटेम्प्ट में सेक्शन ए भी करके आई हो, अगले अटेम्प्ट में दोनों करने पड़ेंगे, तीनों करने पड़ेंगे, नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ सेक्शन ए और बी आपको पास करवाएगा एंड दैट्स गारंटीड इंशाल्लाह, ये आपको पास करवाएगा इंशाल्लाह। और आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि पेपर के अंदर सेक्शन ए और बी इतना मुश्किल नहीं आता। और मैं आपको एक सेफ साइड बात बताऊं, सेक्शन ए के अंदर 4 या 5 एमसीक्यूज होंगे जो फाड़ू तरीन होंगे, सॉरी फॉर यूजिंग दैट काइंड ऑफ वर्ड, लेकिन वो तबाहकुन होंगे, और वो ही 4 या 5 एमसीक्यूज एग्जामिनर अपनी एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट करता है। हर हाफ ईयर के ऊपर एक एग्जामिनर रिपोर्ट आती है, तो इंशाल्लाह जो वेबिनार में लूंगा उसके अंदर उन्हीं एग्जामिनर रिपोर्ट से मैंने क्वेश्चंस उठाए। लास्ट 2 अटेम्प्ट के एग्जामिनर रिपोर्ट्स के अंदर जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज दिए हुए, जिसको एग्जामिनर कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वर अनएबल टू आंसर द क्वेश्चंस, एक ओटी केस और इसके अलावा 4 एमसीक्यूज सेक्शन ए से, ये हर आपके पास हाफ ईयर के ऊपर एग्जामिनर हाईलाइट करता है कि ये स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इसका मतलब बाकी जो क्वेश्चंस थे वो एवरेज या बिलो एवरेज पे होंगे, यानी कि उनका जो डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो एवरेज होगा या फिर बिलो एवरेज होगा। इसका मतलब ये कि इट्स अ डूएबल टास्क कि आप ए और बी के अंदर अगर अच्छा परफॉर्म कर जाएं, और कर सकते हैं, कोई इसके अंदर आपके पास यहाँ पर इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, तो डेफिनेटली आप इंशाल्लाह परफॉर्म कर सकते हैं उसके अंदर, तो आप बिल्कुल करें। ए और बी आप पहले अटेम्प्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर या 1.25 घंटे के अंदर आप अपना सेक्शन ए और बी कंप्लीट कर लें। लेकिन हैविंग सेड दिस, अगर किसी को 1 घंटे 1.25 घंटे से ऊपर टाइम लगता है तो पैनिक मत कीजिएगा प्लीज। अगर आपके सेक्शन सी को अटेम्प्ट करने के लिए आखिर में वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन के अंदर 1 घंटा भी मिलता है, कितना मिलता है, फिर भी एक अच्छा टाइम पीरियड है, इतना है कि आप उस 40 में से 50% मार्क्स यानी कि 20% मार्क्स अभी भी आप सिक्योर कर सकते हैं। बात हमारी क्यों? क्योंकि 1 घंटे का मतलब ये है कि आप 30 का टाइम पीरियड जो है ना आप डिवाइड कर दे 2 क्वेश्चंस के ऊपर। 30 मिनट के अंदर क्या आप यहाँ पर पीएनएल और बैलेंस शीट का 50% एरिया ड्राफ्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं उसके अंदर। इसी तरीके से 30 मिनट्स फॉर द रेशियोज कैलकुलेशन प्लस कुछ इंटरप्रिटेशंस, जितना आखिर में टाइम बचता है आप उसके अंदर, जब तक कि आप संस्कृत स्क्रिप्ट ना छीन ले, ओ सॉरी, जब तक स्क्रीन बंद ना हो जाए, तो आप कर सकते हैं उसके अंदर, बिल्कुल कर सकते हैं उसके अंदर। नहीं टाइम देखो, मैंने फिर कहा तुमने अभी तक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन नहीं किए, ये यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। अच्छा, ये सेव नहीं होता है इसलिए मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, ये सितंबर दिसंबर 2022 का है, ठीक है, ये भी आपके प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, सितंबर दिसंबर 2022। अच्छा, पर्ट कंपनी का क्वेश्चन है, ये पीएनएल आपके पास दिया हुआ है, बैलेंस शीट नहीं दी हुई, सिर्फ बैलेंस शीट का एक लाइन आइटम दिया हुआ है, दैट इज टोटल एसेट्स, सिर्फ टोटल एसेट्स दिए हुए इसके अंदर ऐसे ही। अच्छा, ये एडजस्टमेंट है जिसमें पता है नॉर्मली पहली एडजस्टमेंट किस चीज की होती है, इन्वेस्टमेंट गुडविल की कैलकुलेशन के लिए दी हुई होती है, ऐसे ही है। फिर इसी तरीके से आपके पास इंपेयरमेंट लॉस की एडजस्टमेंट दी हुई है सेकंड वाली। अच्छा, थर्ड वाली के अंदर रिवैल्यूएशन वाली हस्बे मामूल हस्बे जायका, ऐसे ही है, रिवैल्यूएशन की एक एडजस्टमेंट दी हुई है। और इसके बाद आपके पास पीएनएल का दिया हुआ है तो उसके अंदर इंट्रा सेल्स और इंट्रा परचेजेस दिया हुआ है, ऐसे ही मार्जिन मार्कअप यूआरपी निकलेगा, ऐसे ही। अच्छा, नीचे करो, नीचे नहीं हो रहा क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक एनसीआई है आपके पास एडजस्टमेंट, और लास्ट आपके पास डिविडेंड की एडजस्टमेंट है। कहने का मकसद ये है कि जो क्वेश्चंस आप लोग अभी तक किट में करते हुए आ रहे थे ना, वो लेंथी थे, उससे बहुत सारे, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो पास्ट पेपर के वो क्वेश्चन जो मैनुअल हुआ करते थे, और जब मैनुअल हुआ करते थे तो वहां पे डाटा बहुत सारा होता था, यानी कि वो 6-6, 8-8 एडजस्टमेंट्स आपके देता था, हर एडजस्टमेंट के अंदर एक दलदल होता था। लेकिन जब से आपके पास कंप्यूटर बेस्ड हुआ है तो आपको नॉर्मली एक रीजनेबल एडजस्टमेंट्स मिलती हैं,
यानी कि मैक्सिमम 5 या 6 एडजस्टमेंट, उसके अंदर भी एक एडजस्टमेंट के अंदर वो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई दे रहा होता है। तो उसका मतलब ये कि 5 या 6 एडजस्टमेंट्स आपके पास आएंगी और उसकी रिक्वायरमेंट देखिए करना क्या है, कंसोलिडेटेड पीएनएल, हाँ कंसोलिडेटेड पीएनएल बनानी है बस। दूसरी एडजस्टमेंट 5 मार्क्स की जिसमें वो कह रहा है कि एसेट्स को आपने अपडेट करना है, कंसोलिडेटेड एसेट्स बताने, जिसमें क्या होगा, इंट्रा रिसीवेबल पेबल होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, इसी तरीके से यूआरपी होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, लोन रिसीवेबल अगर होगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा बस। हाँ बिल्कुल, एसेट्स इसने दे दिया ना, तो आपने बताना है ग्रुप एसेट्स कितने होंगे आपने, यानी कि अब क्या करंट एसेट थे क्या नॉन करंट एसेट, आपके पास जितनी भी एसेट की एडजस्टमेंट है वो आपने आपस के अंदर करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मकसद ये है कि कंसोलिडेशन का जो है ना कि बहुत लेंदी, मैं फिर कह रहा हूँ आप प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इतने लेंदी नहीं है क्वेश्चंस, क्योंकि आपने जो किया वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे आपने प्रैक्टिस किया अगर किए तो अगर किए द पॉइंट, अगर आपने केट के जो क्वेश्चंस, अच्छा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपका टारगेट क्या होना चाहिए सुनिएगा जरा प्लीज, ये तो सारी चीजें इसके अंदर है। अगर आपने बीपीपी और कैप्लान के किट के क्वेश्चन जो बीबी एमसीक्यूज वगैरह हैं वो कर लिए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि जो मैंने आपको बुक के एंड पे 15 क्वेश्चंस दिए थे जी, वो आपने करने हैं, प्लस जो मॉक एग्जाम्स हैं, एसीसी के मॉक एग्जाम भी आपके एसीसी के पोर्टल पे आ चुके होंगे, प्री मॉक एग्जाम आपके पास आ चुके होंगे, प्री जून अटेम्प्ट आपके पास, वो अटेम्प्ट करना है। ये जो पास्ट पेपर के स्पेसिमेन यानी कि जो आ रहे हैं ये अटेम्प्ट करना है, और सिर्फ इसी पे आपने फोकस करना है। मेक श्योर करें अब आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा अब आप और घुसेंगे ना उतना फंसते चले जाएंगे। अब चीज़ों को समराइज करें, अब सिंप्लीफाई करें, इंस्टेड ऑफ कि गेटिंग न्यू आइडियाज एंड न्यू थिंग, अब आपने करना है कि सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करें। सर हम रिविजन फिर से स्टार्ट करते, फायदा ही नहीं है, टाइम वेस्ट करेंगे इसके अंदर। जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उसके स्पेसिमेन, फुल फ्लेज स्पेसिमेन की बात कर रहा हूं जिसमें ए और बी सेक्शन भी आ रहा होगा, जब आप ऑटोमेटिकली करेंगे तो चीजें खुद ब खुद रिवाइज होंगी। वो समरी आपके पास, वो रिवीजन आपके पास, डिफरेंट स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहे होंगे, जहां फंसे वहां पे स्टैंडर्ड को देखा, ऑटोमेटिकली रिवीजन हो गई इसके अंदर। तो अब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम रिवीजन पे देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने स्टैंडर्ड्स की समरीज बनाई हुई थी, क्या बनाई हुई थी, तो उनको आपसे रिकैप करेंगे अगर बनाई हुई थी तो ऐसे यहाँ आपने किसी से ली हुई थी, हाँ एज द केस में भी, तो आपने अगर समरीज बनाई हुई थी तो उन स्टैंडर्ड्स की समरीज को आप रिकॉल करेंगे। उससे होगा ये कि आपको टाइम ज़्यादा नहीं एक्स्ट्रा पुट ऑन करना पड़ेगा। तो समरीज को रिकॉल करें, प्रैक्टिस पे फोकस करें, और कौन सी प्रैक्टिस, जो स्पेसिमेन पे आ रहा है, जो स्पेसिमेन हैं जो आपके पास यहाँ पर पास्ट पेपर के जो रिसेंट अटेम्प्ट्स के हैं। और मैंने ड्राइव पे लिंक शेयर किया था क्योंकि ACCA ने अचानक से जो पुराने पास्ट पेपर्स थे उसके लिंक सारे रिमूव कर दिए वेबसाइट से। अब ACCA के जो पुराने पास्ट पेपर्स थे यानी कि जो 2020 के, 19 के, 18 के, 17 के, वो अब ACCA की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, ना उनके क्वेश्चंस अवेलेबल हैं ना आंसर्स अवेलेबल हैं। लेकिन वो मैंने पहले डाउनलोड किए हुए थे तो मैंने ड्राइव पे इसको शेयर कर दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके रीसेंट अटेम्प्ट्स के, मैं नहीं कह रहा आप 15 सारे करें उसके अंदर, बहुत सारे उसके अंदर आपके पास, तो आपके पास 19, 20 या 18, बस 18 के 2 होंगे जून और दिसंबर, 19 के 2 होंगे जून और दिसंबर, हाँ फुल फ्लैश सेक्शन सी के होंगे क्वेश्चन सारे, ए और बी के पास पेपर नहीं आते थे। क्या पास के अंदर, तो वो क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें और चीज़ों को आप समराइज की तरफ लेके जाएं प्रैक्टिस के ऊपर, और जो रीसेंट या लेटेस्ट टाइम के पास पेपर उनकी सिर्फ प्रैक्टिस करें इसके अंदर। अब वो किट के क्वेश्चन जितने आपने किए ठीक है वहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं और अब इस तरफ मूव ऑन कर जाएं। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? जी यहाँ तक क्लियर है? हाँ तो पहले उसको कंप्लीट करें भाई, बता देता हूँ इसके अंदर, गुस्सा फिर डांट रहा है। अच्छा इसके अंदर यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? जी यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? चले, थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशन, एंड बिलीव इन ऑल माइटी अल्लाह। अपने ऊपर तो आप लोग ना करें, अल्लाह पे भरोसा रखें। एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह की सुन्नत है कि जो आप मेहनत करते हैं उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। मतलब वो गयूर ज़ात है, आप कहें मैंने मेहनत की और अल्लाह ने मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया, इम्पॉसिबल, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात कर रहे हैं आप कि आप मेहनत करें और आपको उसका रिवॉर्ड न मिले, दैट्स इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता इसके अंदर। तो अपने ऊपर भी फेथ रखें, भरोसा रखें कि आपने एफर्ट्स की हैं, मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, और अल्लाह पर भरोसा रखें कि जो आपने मेहनत की उसका रिवॉर्ड 110% आपको मिलेगा। तो इस बिलीव के साथ अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखें।